देखो पहले सबसे पहले हमारे बाल हम पहले ये देखते हैं हमारी स्किन कितने लेयर्स बनी हुई है, कितने लेयर्स में बनी हुई है। आप लोग बताओ कितने लेयर्स में बनी है, अभी हमने बताया था। बोलो। कौन कौन सी लेयर्स में बनी हुई है। कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। गुड। तो जो हमारी हमने कहा था हमारी सारी चीज़ें ज़्यादातर हम लोग जो वर्क कर पाते हैं वो ज़्यादातर या डॉक्टर भी डर्मिस एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली जो सबसे ऊपर जिसको हम छूते हैं वो सरफेस है जिसको हम ईजिली देखते हैं, समझते हैं, छू लेते हैं। बाकी जो डर्मिस को हम अंदर से छू नहीं पाते, उसको टच नहीं कर पाते हैं। तो डर्मिस में ही हमारे हेयर ग्रोथ होती है, वहीं पे हमारे फॉलिकल्स होते हैं। अब ये हेयर फॉलिकल्स क्या हैं? सबसे पहले हम हेयर फॉलिकल को समझते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स हैं तो होंगे तो ही हमारे बाल उगेंगे। अगर हेयर फॉलिकल्स नहीं हैं तो फिर बाल हमारे उसमें नहीं उग सकते। क्योंकि आप ये समझो जैसे हम लोग अगर हमारी बॉडी में औरतों को बच्चेदानी होती है तभी वो बच्चे को पैदा कर सकती हैं, वरना नहीं कर सकती। जिनके फॉलिकल्स नहीं हैं वो किसी भी सूरत में वो उनको बाल नहीं आएगा। जो लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं हेयर्स को दूसरे जगह से एक जगह से निकाल के, वो तो हेयर फॉलिकल्स को कहीं भी आप रख दो, कहीं भी बॉडी किसी भी जगह पर रखोगे तो बाल आ जाएंगे। हेयर फॉलिकल्स है तो बाल है, हेयर फॉलिकल्स नहीं है तो नहीं बाल है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, वहाँ पे तेल लगा लो, कुछ भी कर लो। तो इसीलिए किसी किसी को बाल एक जगह पे नहीं होते हैं, किसी कारण से झड़ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है दूसरी जगह से निकाल कर वहाँ पे फॉलिकल्स कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तब जाके वो वहाँ पे आराम से ग्रोथ आ जाती है। यही चीज़ें करते हैं जो लोग बाल लगवाते हैं। तो ये फॉलिकल्स अलग से भी आते हैं जो महंगे आते हैं, इसीलिए 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख में लोग जब ट्रांसप्लांट करवाते हैं बालों में हेयर फॉलिकल्स को, तो वो फॉलिकल को ही करवाते हैं, बाल उसमें उगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपको समझना। अगर फॉलिकल्स हैं तो ही बाल आपके होंगे, नहीं हैं तो नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे सर में फॉलिकल्स कितने होते हैं। अगर 1 लाख फॉलिकल्स हैं तो 1 लाख हमारे सर में बाल होगा। 2 लाख है तो शुरू में जब हम पैदा होते हैं तो ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं, धीरे 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 वो कम होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो फॉलिकल्स थोड़े से कम होते जाते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं कि एक लोगों के सर में कितने फॉलिकल्स हो सकते हैं। अभी बाल मोटे होंगे पतले होंगे वो अलग चीज़ है, वो तो हमारी जो है जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा और हमारे खान पीन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने मोटे पतले होने वाले हैं। लेकिन जो फॉलिकल्स होते हैं वो हमारे 90,000 से लेकर 3 लाख 4 लाख तक हो सकते हैं। किसी के सर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उसमें यानी कि फॉलिकल्स ज़्यादा हैं, किसी के सर में कम होते हैं यानी कि फॉलिकल्स कम हैं। तो 90,000 से लेकर नॉर्मली देखा जाता है कि 1 लाख फॉलिकल्स हर किसी के सर में होते हैं। ठीक है, तो आपके जो बाल झड़ते हैं ना तो वो फॉलिकल्स नहीं निकलती है। अगर फॉलिकल्स निकल जाए तो वो फिर वहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ बंद कर लीजिए, नहीं समझने में दिक्कत होगी आप लोग को। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें जो बेसिक है, अभी मैं पूरा अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं आपको एक बेसिक समझा रही हूँ ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि फॉलिकल्स 1 लाख होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1 लाख का अगर पर डे 100 बाल निकलते हैं हमारे, 1 लाख हमारे सर में बाल हैं, ठीक है, उसमें से 100 बाल निकलते हैं तो सिर्फ 1% निकलता है, हमारे सर से 1% बाल झड़ता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे हेयर लॉस हो रहे हैं तो दिक्कत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 1 लाख फॉलिकल्स होते हैं, 90,000 से लेकर 1 लाख, नॉर्मली 1 लाख होते ही होते हैं। 1 लाख किसी किसी को 2 लाख भी हो सकते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, अभी इसकी एक क्राइटेरिया बनाया गया कि हाँ इतने में होता है। तो ये होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो फॉलिकल्स हो गए इतने। अब इसको फॉलिकल्स बोलो या बाल बोलो, वो आपकी मर्जी, आप क्या बोलने वाले, 1 लाख बाल बोलो या फॉलिकल्स बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो बाल हैं इनकी, जैसे हम इंसान होते हैं, हमारी एक भगवान ने एक समय सीमा रखी है कि हम 100 साल जिएंगे या 120 साल, इससे ज़्यादा आदमी नहीं जीता है।
नॉर्मली 100 साल के अंदर कोई 10 साल जिएगा, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 40, 50, 60, 70, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खान पान खाता है, क्या चीज़ें हैं, इस वजह से उसकी लाइफ। बाकी हम लोग 100 साल या 110-20 साल से ज़्यादा कभी कोई 200 साल जिया है, नहीं जिया है। इसलिए क्योंकि उसका एक समय सीमा है कि हम इंसानों की एक समय सीमा है, उसी तरीके से हमारे बालों की भी एक समय सीमा है कि वो इतनी साल तक ही बाल लेंथ उनकी बढ़ेगी, उसके बाद वो झड़ जाएंगे। वो झड़ेंगे, जैसे ही वो झड़ने वाले होंगे वैसे ही नीचे से ग्रोथ ऊपर आ जाएगी, जैसे ही ऊपर निकलने वाली होगी वैसे वो बाल जो होंगे वो झड़ जाते हैं। तो अब इनको क्या समझते हैं, इनकी 4 स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। चौथी वो होती है जहाँ पे नीचे से ग्रोथ आ चुकी होती है और ऊपर वो बाल निकल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो ये ग्रोथ एक साथ नहीं होती, जैसे ग्रोथ जो होती है वो बालों की एक साथ नहीं होगी और एक साथ नहीं झड़ेंगे, ये आगे पीछे करके होती है। अगर 90% बालों में ग्रोथ हो रही है तो 10% सिर्फ झड़ने की प्रक्रिया होती है और एक साथ कोई नहीं होता। नहीं तो एक साथ हो जाए तो सब झड़ जाएं, सर के जितने बाल हैं वो सारे झड़ जाएंगे, एक ही साथ झड़ जाएंगे, एक साथ उगेंगे, एक साथ झड़ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया एक साथ नहीं होती। अब हम समझते हैं जो हमने 3 प्रक्रियाएं अब मैंने एज बताती हूँ कि बालों की क्या होती है। तो बालों की जो होती है वो 2 से लेकर 8 साल तक या 5 साल तक, किसी किसी तो 2 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं या कि उनके बाल बहुत सारे लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि उनके बाल ख़राब नहीं होते, नीचे बढ़ते हुए जाते हैं, काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि उनके बालों की जो लाइफ होती है वो 5 साल हो सकती है, 6 साल हो सकती है। अभी मैं जो लाइफ बता रही हूँ तो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बाल है, अब इसकी एक उम्र है कि ये 5 साल में झड़ जाएगा, ठीक है, ये 5 साल में झड़ जाएगा। तो 5 साल में अगर ये झड़ जाता है तो हम इसको 6 साल नहीं चला सकते, हम नहीं चला सकते। इसकी ग्रो लाइफ ही इतनी है कि ये 5 साल ही रहेगा, 5 साल ही इसको जितना लंबा होना है होगा। 5 साल के बाद ये यहाँ से झड़ जाएगा, नीचे बाल फिर से आ जाएंगे, न्यू ग्रोथ, ठीक है, नई ग्रोथ आ जाएगी। तो वो 5 साल में जितना उनको बढ़ना है वो बढ़ जाएंगे। इसी तो मेरे बालों की जो थी वो 5 साल थी, लेकिन किसी किसी की 3 ही साल होती है, 4 ही साल होती है। इसीलिए आपने देखा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे बाल यहाँ तक आने के बाद बढ़ते ही नहीं हैं। वो इसलिए नहीं होते कि हो सकता है उनके बालों की जो लाइफ है वो 3 से 4 साल हो या 2 ही साल हो। 2 साल तो बहुत कम होता है, 2 साल नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इसी के बीच में होता है। आप ये लग सकते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल, इसी बीच में सबकी बालों की जो लाइफ होती है इतनी होती है। तो अगर किसी की 3 साल, 4 साल है तो उनके बालों की जो, अब एक चीज़ और बताती हूँ, साल भर में बाल सिर्फ 6 इंच बढ़ सकते हैं। अब किसी किसी की इससे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल ये इतना निर्धारित किया गया है, जो बिल्कुल डिसाइड है कि हाँ इतना ही होगा, वो इतना होता है कि साल में 6 इंच बाल, यानी कि हर महीने आधा इंच बाल बढ़ता है, ठीक है, हर महीने आधा इंच लगभग इतने बाल बढ़ते हैं, ठीक है। तो साल में 6 इंच बढ़ते हैं, अब 2 साल में 12 इंच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 3 सालों में देखें तो इतना आता है। तो इसीलिए जिनके बालों की जो वो होती है, उम्र होती है, वो अगर कम है तो आपने देखा अक्सर लोगों ने कहा मेरे बाल यहाँ तक आते हैं, उसके बाद तो फिर बढ़ते ही नहीं। तो वो है कि वो यहाँ तक आए, उसके बाद वो झड़ गए, फिर न्यू ग्रोथ आ रही, फिर वो यहाँ तक पहुँचेगी, फिर न्यू ग्रोथ आ रही। फिर हमारे एक बाल 20 से 25 बार न्यू ग्रोथ, मतलब एक फॉलिकल्स में 20 से 25 बार ग्रोथ आती है, 20 से 25 बार वो न्यू बार होते हैं। तो एक बाल अगर उगता है वो 5 साल जिएगा, 5 साल के बाद वो झड़ेगा उसके नीचे। तो ये प्रक्रिया 20 से 25 बार एक फॉलिकल्स के साथ होती है, 20 से 25 बार। अब किसी की 21 बार भी हो सकती है, कुछ बालों की 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार। तो ये होता है ग्रोथ साइकिल। अब इसमें देखते हैं कि कैसे होता है। अब इसकी 3 स्टेज होती है बालों की उगने की। तो इसकी एक स्टेज होती है एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, एक्सोजन। इसकी तीनों की मैं अभी भेजूंगी जब थ्योरी, तब आप पढ़ना इसको डिटेल में, और मैं स्क्रीन के साथ भेजूंगी तो उसमें सारी क्लियर हो जाएगा।
तो एनाजन जो एज होती है इसमें बाल ग्रो करते हैं। ग्रो करेंगे कब तक? 4 से 5 साल तक। ये ग्रोइंग फेज होता है, मैं दिखा रही हूँ आपको। चलिए देखिए आप लोग बैक कैमरा। एनाजिन पहली स्टेज है, केटाजिन कोई लोग कैटाजिन बोलते हैं, और टेलाजिन, एक्सोजिन। अब जो एनाजिन है यहाँ पे ग्रोथ हुई है, ये लाइव होते हैं। ये आपके नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से ब्लड से पूरे जुड़े होते हैं, ये पूरा जो आपकी नसें दिख रही हैं जहाँ पे ब्लड पहुँच रहा है, इससे बिल्कुल जॉइंट है, ये लाइव है। एनाजन बिल्कुल लाइव होता है, यानी कि बढ़ने की ग्रोथ, इसीलिए इसको ग्रोइंग फेज बोलते हैं। ग्रोइंग फेज बोलते हैं। मैं हिंदी भी भेजूँगी ग्रुप में, जब भेजूँगी इसको ग्रोइंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोइंग फेज। कैटाजन क्या होता है? ये जो होता है ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे डिसकनेक्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ से निकलने की बिल्कुल स्थिति में आ जाता है, और 1 से 2 हफ्ते तक ये इसी कैटाजन स्टेज में रहेगा। ठीक है, कैटाजन स्टेज में रहने के बाद फिर ये 1 से 2 वीक के बाद ये चला जाता है टेलोजन स्टेज में, जो कि ये है टेलोजन स्टेज में, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे इसने थोड़ा सा ब्लड वेसल्स से, जो हमारी जहाँ से ब्लड पहुँचाती हैं वहाँ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है, पर वो हल्की सी ग्रोथ में, यहाँ पे वो पूरा ग्रोथ करेगा। यहाँ पे हमारे बाल बढ़ने की सिचुएशन में रहते हैं, बढ़ते रहते हैं 5 साल, जैसा हमने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे वो क्या होते हैं, थोड़े से ब्लड वेसल्स से छोड़ने लगते हैं, छूट जाते हैं, और यहाँ पे वो पूरी तरीके से छूट जाते हैं। और इस स्टेज में ये 3 से 4 महीने तक रहते हैं। टेलोजन स्टेज में 3 से 4 महीने तक रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं ताकि हमारे न्यू हेयर्स आ सके, न्यू हेयर्स बन सके, तभी से वो निकले। जब वो न्यू हेयर्स बन जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, तब एक्सोजन आ जाएगा, जहाँ पे फिर से आप देख रही हैं एक नई ग्रोथ आ चुकी है जो कि बाल बना दी है। और ये बन के जब ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले बाल जो निकलने वाले होंगे उनको पुश कर देगी, तो ऊपर झड़ जाएगा और नई ग्रोथ आ चुकी होगी। तो ये हमारे बालों की 3 स्टेज होती है। ये कहीं कहीं एनाजिन, कहीं एनाजिन ही बोलिएगा, ठीक है। और उसके बाद कैटाजिन, टेलोजिन, फिर उसके बाद एक्सोजिन। तो ये 4 स्टेज होती है, इसी से गुजरते हैं। तो अब क्या है कि ज़्यादातर हमारे बाल इस स्टेज में रहते हैं। एनाजन, कैटाजन 20% रहेगा, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और कम हो जाता है। टेलोजन मतलब थोड़ा सा बीच में, और उसके बाद जो है एक्सोजन। एक्सोजन में नई ग्रोथ आ चुकी है, और ये ग्रोथ कहाँ है, बिल्कुल ऊपर पहुँची है। तो जब हम थोड़ा बहुत कॉम करते हैं तो आप देखती हैं कि बाल निकलते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में होते हैं, एक्सोजन स्टेज में होते हैं, जो कि न्यू नीचे से ग्रोथ। जैसे आपने देखा, अक्सर आपने देखा है कि ऐसा कुछ सीजन नहीं होता है इसका कि इसी समय ये न्यू ग्रोथ लेंगे, लेकिन फिर भी आपने देखा है बरसात में या कभी कभी ऐसा देखा है कि आपके बाल कुछ समय ज़्यादा झड़ते हैं। तो जब झड़ रहे हैं और उसके झड़ने के बाद आपने देखा बहुत सारी न्यू ग्रोथ आती हैं, बहुत खड़े खड़े बाल रहते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स। तो यानी कि वो नए जो बाल हैं वो एक्सोजन में झड़ चुके हैं, अभी न्यू आ रही हैं बाल, ठीक है। तो अगर बाल झड़ते हैं तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, वो नई ग्रोथ लेके आते हैं वो। और अगर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो अब आप लोग ये समझ सको कि यानी कि आप बहुत केयर करने के बावजूद भी आपके बाल नहीं बढ़ते हैं, यानी कि आपके बालों का ही यही है
कि उनकी लाइफ इतनी है कि उतने समय में झड़ जाते हैं, उससे ज़्यादा लंबे हो ही नहीं पाते, क्योंकि जैसा ये है कि बाल की भी एक समय सीमा है कि वो इतने इंच ही बढ़ेंगे। हाँ, अभी क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती है, किसी के पेरेंट्स के बाल बहुत लंबे हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो वो बच्चों में जाते हैं, और किसी की ग्रोथ, जैसे हमने कहा ना कि आधा इंच महीने का, किसी किसी का थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसा मैंने बिल्कुल फिक्स नहीं है इससे लेकिन आधा इंच होता ही होता है, किसी किसी का इससे कम भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है, डाइट कैसी है, आप स्ट्रेस में तो नहीं हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि सर के बाल और दाढ़ी के बाल क्यों ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और सर के बाल क्यों कम तेज़ी से बढ़ते हैं। तो जो दाढ़ी के बाल होते हैं, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे जो सर के बाल हैं, हमारे सर और ऊपर की स्किन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो स्पेस ज़्यादा ना होने के कारण वहाँ पे जो हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो ब्लड की नली हम बोल सकते हैं, वो जो है वो बहुत पतली पतली हैं, तो वहाँ पे ब्लड उतना तेज़ी से नहीं होता, बहुत स्लो मोशन में होता है। और किसी का माइक ऑन है यार। वहाँ पे जो ब्लड जाने का जो फ्लो है, जो स्पीड है, वो थोड़ी सी स्लो है। इस जितना अच्छे से ब्लड सप्लाई हमारे हेड में होगी या बॉडी में होगी, उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन हमारे जो सर की है ब्लड की सप्लाई, वो बहुत फास्ट नहीं है, थोड़ी स्लो है यहाँ की अपेक्षा। यहाँ पे अच्छा खासा जगह है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है अच्छी खासी, बहुत अच्छे से इनको ब्लड फ्लो मिलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है सर की अपेक्षा। और सर जो है वहाँ पे इतना स्पेस ना होने के कारण, वहाँ पे सर है, हड्डियाँ, आपने देखा आपको हर जगह हड्डियाँ ही मिलेंगी, इस जगह पे आप देखोगे, आप छुओगे तो आपको हड्डियाँ मिलेगी। तो हमारे हड्डियाँ के बीच में जो नर्व्स गई हैं वो बहुत पतली पतली हैं, तो उनके ब्लड सप्लाई होने की एक बहुत हल्की है, स्लो है, तो इस वजह से वो स्लो हमारे बालों में जाएंगे। तो हमारी जो सर की स्किन है, वहाँ पे जो ब्लड, हम सीधे सिंपल भाषा में जो नली गई हुई हैं, ठीक है, सब जगह नली पूरे बॉडी में है जो ब्लड की सप्लाई करती हैं, तो सर के पास बहुत पतली पतली हैं, उतनी तेज़ी से सप्लाई नहीं है, बहुत हल्की है, तो इसलिए उनके बालों में हल्का ब्लड का फ्लो रहता है, हल्की क्वांटिटी में जाती हैं, तो वो बहुत स्लो बढ़ती हैं। क्योंकि आज जितना अच्छा हमारे बॉडी में खून होता है, उतना अच्छे से हमारी बॉडी पूरी अच्छी होती है, स्वस्थ होता है। आप सब लोगों को इतना तो ज्ञान होगा कि जितना अच्छे से हमारी बॉडी में ब्लड होगा, ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जैसे आपने सुना आज तक जितनी भी चीज़ों में, चाहे वो आँखों के लिए हो या फेस के लिए हो या हेयर, कहीं जहाँ भी ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो सर में इतना स्पेस नहीं है कि ब्लड वेसल्स बहुत पहली तो कम है, उसके साथ साथ पतली हैं, तो इतनी तेज़ी से नहीं है, एक उनका जो है वो कम है। और जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे काफ़ी जगह है, ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और अच्छे से सप्लाई मिलती है, उसकी वजह से दाढ़ी के बाल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ के बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि आप लोगों ने आपने कहा है नहीं कि यहाँ के बाल क्यों बहुत तेज़ी से, लड़कों को ही होते हैं कि उनके बाल क्यों बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि बाल तीन स्टेज से होके गुजरते हैं और लास्ट में झड़ते हैं। पहले स्टेज में एनाजन स्टेज में वो लाइव होते हैं, वो हमारी इस स्टेज में अगर हम बालों को खींचते हैं तो हमें पेन होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स हमारे फॉलिकल से अटैच होते हैं, इसलिए ये दर्द करती हैं। जबकि जब हमारे एक्सोजन स्टेज में पहुंच जाता है, तब क्या होता है, वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको छोड़ चुका होता है। जो बाल अपने से झड़ते हैं, आपने देखा है, वो बिल्कुल पता नहीं चलते हैं, वो अपने से झड़ जाएंगे। जबकि अगर कोई हम ऐसे ही बाल खींचते हैं तो पेन होता है, क्योंकि अभी ब्लड वेसल्स के साथ अटैच है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बाल हमारी स्किन से बाहर आ गए हैं वो हमारी ब्लड के साथ नहीं अटैच है, इसलिए जब आप इसको खींचते हो ऐसे तो नहीं पेन होता, लेकिन जब आप इसको खींचते हो तो ये पेन करता है। क्योंकि ये क्या है, ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जो नीचे की है उससे अभी जुड़ी हुई है, जहाँ से हमारी ब्लड सप्लाई हो रही, इसलिए वो हमें फील होती हैं, वो लाइव रहती हैं अंदर से। लेकिन जब इन चीज़ों को हम काटते हैं, तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये ऊपर स्किन के बाद निकलने के बाद इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, यानी ब्लड की सप्लाई नहीं होनी है, तो ये पेन नहीं करते हैं। हाँ, अभी बोलिए कुछ, जो भी कुछ पूछना हो।
थैंक यू मैम जो मेरा किस चीज का क्लास है यार? हेयर का मैम? मैम हाँ हाँ बोलिए। ये हेयर क्लास का है? हाँ हेयर क्लास है, हेयर की साइंस क्लास है। इसकी वीडियो बने की मिलेगी मैम? हाँ बन रही, रिकॉर्डिंग हो रही, नहीं खाएंगे। कोई आया है क्या? अभी जो चीज़ें हमने समझाई इसमें कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो उसको आप पूछ लो, फिर आगे बढ़ें। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ मैम, अभी तो बहुत कम समझ में आया। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो अब हम फिर से, अब हमने जो थोड़ी सी चीज़ें अभी हम बात करेंगे उसको हेल्प करती इतनी सारी चीज़ें, इसलिए हमने इसको पहले बता दिया क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें आने वाली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि बाल एक चीज़ों से मिलकर नहीं बना है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो अभी मैं हेयर साइंस पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ की जो उत्पत्ति हमारे बॉडी में जो चीज़ें हैं वो होती है हमारे ब्लड से, हमारे खून से। अगर वहाँ पे खून की सप्लाई है तो ही कुछ चीज़ें आगे जा सकती हैं। यहाँ तक कि हम जिंदा हैं, जब हमारे बॉडी में सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है तब तक है, नहीं है जहाँ पे जाम हुआ वहीं पे डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या क्या नहीं अपने लोग पी लो, क्या कराएंगे, पी लो फिर क्या गिर जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स होती हैं एक बाल को ग्रो करने के लिए। पहले बात तो नसें होंगी, एक साथ दो कई नसें होंगी जो ब्लड की सप्लाई करेंगी। तो ब्लड की सप्लाई वो कहाँ करेंगी? अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स कहाँ करती हैं, डर्मल पेपिला में। डर्मल पेपिला कैसा होता है वो मैं अभी दिखाती हूँ। कैसे ब्लड की नसें कैसे किस तरीके से कहाँ पे पहुँचा रही हैं, इस जगह पे ये ब्लड वेसल्स हैं जो नीचे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं भेजूंगी आपको। ब्लड वेसल्स कहाँ पे हैं, इस जगह पे जो ब्लू दिखाई दे रही हैं और रेड दिखाई दे रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, नीचे नर्व्स हैं। उसके बाद हेयर पेपिला है, कहाँ पे है, इस जगह पे। नर्व्स क्या कर रही हैं, ब्लड पहुँचा रही हैं। जब ब्लड को पहुँचाएंगी तो कहाँ पहुँचाएंगी, डर्मल पेपिला में पहुँचाएंगी। डर्मल पेपिला के बाद वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा और वहाँ पे सारी चीज़ें बनेंगी। कहाँ पर जाएंगी, इसके बाद हेयर बल्ब में। हेयर बल्ब में जाने के बाद फिर उसके बाद ये, अभी हेयर फॉलिकल आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ होगा। हेयर फॉलिकल वो होता है जैसे यहाँ से इस जगह से आप देख रही हैं, ये पूरा जो कवर्ड है जिसमें जो है एरेक्टिकल प्री मसल्स जुड़ा हुआ है, ये है एरेक्टिकल प्री मसल, ये है हमारी सेबेसियस ग्लैंड जुड़ी हुई है। और उसके बाद पूरा किस में जुड़ा है, फॉलिकल्स में। फॉलिकल्स कहाँ से है, यहाँ से ऐसे जाके इस तरीके से, कूलर बंद कर दो। ऐसे होती हैं पहले ब्लड इकट्ठा होता है किसी चीज़ को बनने के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा, डर्मल हेयर पेपिला में जाएगा। हेयर पेपिला में ब्लड इकट्ठा होने के बाद कहाँ पे जाएगा, हेयर बल्ब में। वहाँ पे क्या बनेगी, हेयर बल्ब में क्या बनेगा, मैट्रिक्स। यहीं पे जब हमारा हेयर पेपिला जो होता है, यहीं पे हमारे बाल जो हैं वो बनते हैं। यहीं पे आके सारे मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें यहीं पे इकट्ठा होंगी। यहीं पे कलर डिसाइड होते हैं बालों का, यहीं पे कलर, पिगमेंट, सारी चीज़ें। तो अब हेयर बल्ब में हम आते हैं, चलते हैं। हेयर बल्ब में क्या होता है, हेयर बल्ब बनाएगा मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स बनाता है मेलानोसाइट सेल्स को बनाता है, मेलानोसाइट सेल्स बनाता है। मेलानोसाइट सेल्स क्या बनाते हैं, मेलेनिन बनाते हैं। मेलेनिन क्या है, हमारा पिगमेंट्स है, यानी कि कलर है, बालों को कलर देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी समझने के लिए, क्योंकि मैं अभी शाम तक भेजूंगी सारी चीज़ें। ये आपको समझने में आसानी होगी किस तरीके से क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ले लिया,
मैम हिल रहा है। नमस्ते, अभी ठीक है? हाँ मैम। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, या कि आप इसे गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारी इमेज निकल आएंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जी मैम। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि हमारा ब्लड मैम पहले इसकी हाँ बोलिए। वीडियो मिलेगी इसकी मैम? हाँ, वीडियो मिल जाएगी, अभी रिकॉर्डिंग में लगाया है। ओके मैम। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स से ब्लड आएंगे, कहाँ जाएगा, डर्मल पेपिला में जाएगा। डर्मल पेपिला में जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें ब्लड को इकट्ठा करेगा, फिर ये क्या कहाँ पर भेजेगा, ये भेजेगा हेयर बल्ब में। हेयर बल्ब में क्या चीज़ें होती हैं, मतलब अब हम ये देखते हैं कि कलर कैसे हमारे बालों को मिलता है, तो वो हेयर बल्ब में जाएगा। हेयर बल्ब में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स में क्या होगा, मेलेनोसाइट सेल्स होंगे, जो कि क्या बनाते हैं, मेलेनिन को बनाते हैं। मेलेनिन क्या होता है, एक कलर होता है, पिगमेंट्स होता है। तो यहीं पर हमारे जो बालों के जो हैं वो कलर बनते हैं। जब कलर बन जाता है, यहीं पे सारी चीज़ें यहीं पे हमें मिलती हैं हमारे बालों को, यहीं पे प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं। और सिर्फ हमारे बालों में 1% मेलेनिन होता है, 1% होता है, बाकी चीज़ें हमारी और सारी चीज़ें होती हैं। तो यहीं इसी फॉलिकल से वो फिर जब मेलेनिन जब उसको कलर मिल जाता है तो वो क्या होता है, जैसे एक सुरंग होती है। अब फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल्स को समझते हैं। फॉलिकल बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बाहर निकल गया तो फिर बाल ही नहीं आएंगे। जैसा मैंने इसलिए मैं पहले ही बता दिया था कि फॉलिकल्स हैं तो बाल है, अगर फॉलिकल्स नहीं है तो बाल नहीं है। फॉलिकल्स उसी में अंदर रहता है, फॉलिकल से निकल के बाल बाहर आते हैं। तो जैसा एक सुरंग आपने देखा, सुरंग बनी, उसके अंदर से गाड़ियाँ आती, तो ऐसा लगता नहीं चारों तरफ से आप देखो एक कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो कौन को ही नहीं खा जाते तुरंत ना आइसक्रीम के अंदर को। तो इसी तरीके से बाल है, वो कहाँ पे है, वो उसके अंदर से निकल आता है, फॉलिकल्स में ही अटैच रहता है और उससे बाहर निकलते हुए आता है। उसी से सारी चीज़ें अटैच रहती हैं, हमारे ब्लड वसल सब कुछ अटैच रहती है। फॉलिकल्स कभी भी बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ बाल निकलते हैं उससे। वो एक तरीके से कवर्ड किया रहता है, उसी के अंदर बनते हैं और फिर वो बाहर निकल आते हैं। और फिर बाहर निकलते निकलते क्या होते हैं, एक समय के बाद जैसे उनकी लाइफ मैंने बताई 5 साल 4 साल होती है, और वो उसी समय में वो निकलते हैं तो नीचे से फिर एक नया बाल आ जाता है उसी फॉलिकल्स में। तो बंद कर लो, चला लो 1 घंटे के लिए। तो इस तरीके से ये समझना है, बाल जो है वो उनके फॉलिकल्स नहीं निकलते। अगर फॉलिकल्स निकल गए तो उनकी ग्रोथ फिर असंभव है। क्योंकि अगर जैसे आपने ये सोचो कि कोई गमला हो और उसमें बीज ना डालो तो कैसे निकलेगा, वो फिर निकलेगा ही नहीं, बीज है ही नहीं है उसमें, फॉलिकल है ही नहीं है। भले ही सब कुछ है लेकिन जब बीज नहीं डालोगे कहीं पे भी, तो इसलिए फॉलिकल्स है तो ही बाल की ग्रोथ है, नहीं है तो नहीं। जैसा हमने पहली शुरू में बताया, बहुत ही सरल सिंपल में, कि हमारे अंदर अगर बच्चेदानी है तो ही हम माँ बन सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। तो फॉलिकल्स है तो बाल संभव, नहीं है तो नहीं संभव। तो फॉलिकल से वो बाहर निकल के आता है। अब फॉलिकल से क्या अटैच होता है, क्योंकि अगर वो, अब देखते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे फॉलिकल से अटैच होती है। तो फॉलिकल्स क्या है, बाल है उसके अंदर। अब फॉलिकल्स है, फॉलिकल के बाहर क्या अटैच है, हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स। अब ये क्या करती हैं, ये एक तरीके का मॉइस्चर लिक्विड ऑयल को निकालती हैं। अब ये क्यों निकालती हैं, ये हमारे बालों को पोषण देने के लिए, हमारी स्किन को नमी पहुंचाने के लिए, पोषण देने के लिए, हमारे बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए ये निकलती हैं। तो अब ये क्या है, ये इससे कैसे होती हैं, ये हमारे जो फॉलिकल्स होता है उससे बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। और उससे जुड़ने के बाद क्या होता है, जहाँ से बाल निकलता है वहीं से आपने देखा है कि वहीं से ऑयल निकलता है। अब देखते हैं किसी किसी के स्कैल्प इतने ऑयली क्यों होते। जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड्स है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा निकलता है ऑयल। अब ये डिपेंड होता है, कुछ थोड़ा बहुत जेनेटिक भी होता है, कुछ हमारे खान पीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ लेते हैं तो उससे हमारे क्या होते हैं, क्योंकि जो खाएंगे वही बॉडी से निकलता है। तो सेबेसियस ग्लैंड में ऑयल ज़्यादा मात्रा में बनता है और निकलता है।
तो वही आपने देखा है किसी किसी के हेयर ऑयली होते हैं, किसी किसी के हेयर ड्राई होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड बहुत कम एक्टिव होती है, किसी में ज़्यादा एक्टिव होती है, किसी में कम एक्टिव होती है और किसी में नॉर्मल होती है। अभी नॉर्मल निकलती है तो वो ठीक है, हमारे बाल नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, जितना ज़रूरत है बालों को मॉइस्चर की उतना उसको मिलता है। लेकिन अब किसी किसी के बहुत ज़्यादा हैं तो आपने देखा स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है, और किसी किसी के बहुत कम निकलते हैं तो स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ये क्यों होता है, ये सेबेशियस ग्लैंड क्या निकालती है, ये ऑयल को निकालती है, ये लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, वो निकलता है, आपने देखा है जैसा हमारे फेस में निकलता है उसी तरीके का होता है ये, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमारे बालों के अंदर होती हैं, ये प्रक्रिया होती है। ये तो अंदर की हो गई जो कि डर्मिस में होती है। अब ये कहाँ हो रही है, ये डर्मिस में हो रही है। एपिडर्मिस में तो हेयर सॉफ्ट रहता है, एपिडर्मिस में जो ऊपर दिखता है हेयर सॉफ्ट रहता है, उसके अंदर क्या होती हैं, हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, जो कि डर्मिस में होता है। डर्मिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इरेक्टिकल प्रीमसल्स होते हैं, जैसा मैंने बताया। इरेक्टिकल प्रीमसल्स जो होती हैं वो हमारी स्किन और हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उनसे अटैच होती हैं। अब क्या होता है, बाल जो है उनसे अटैच है, स्किन से हैं, तो जब हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होता है बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर ऐसा ना हो कि ठंडी अंदर आ जाए, एंटर कर जाए, हमारे जो कोर अंदर जो ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल खुले हैं उनके अंदर डायरेक्ट पहुंचेगा तो हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो वो क्या करता है, खींच लेता है, वो टाइट हो जाएगा। जब वो टाइट होगा तो आपने देखा जब आप डरते हो या सर्दी लगती है तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं, वो अंदर से खींच रहा है। क्या चीज़ें खींच रहा है, वो स्किन को भी खींच रहा है, आपके फॉलिकल्स को भी खींच रहा है। फॉलिकल को नहीं, अब मान लीजिए मैं ऐसी हूँ, अगर इसको ऐसे कर लिया, आपने देखा कोई टेढ़ी चीज़ को आपने एक साइड से खींचा तो वो सीधी हो जाती है। तो वही है, जब बाल ऐसे झुके रहते हैं, जब उनको आप ऐसे खींच लोगे अंदर की साइड तो ऑटोमेटिक वो खड़े हो जाते हैं। अब सर के बाल नहीं खड़े होते, वो इतने बड़े होते हैं इसलिए पता नहीं चलते। बाकी आपने देखा, महसूस किया है कि आप जब एक गिनगिनाहट सी होती है, ठंडी गर्मी किसी अलग चीज़ का एहसास होता है जो अचानक से हो, तो आपने देखा है कि हर जगह के रोए खड़े हो जाते हैं, बॉडी के जितनी जगह के बाल हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं होते, जिसे घूस बम्स बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब वो इधर स्किन से साइड से खींचता है तो पोर्स क्या होते हैं, पोर्स भी टाइट और बाल के पास से टाइट हो जाएंगे, प्लस पोर्स भी बहुत टाइट हो जाते हैं, तो सर्दी अंदर नहीं एंटर कर पाती है। तो ये चीज़ इरेक्टिकल प्रीमसल्स होते हैं, डर्मल पेपिला होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, फॉलिकल्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे डर्मिस में होती हैं, ठीक है। तो अभी इतनी चीज़ें हैं, समझ में आए सबको? अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो। हेलो मैम। हाँ, रोशनी समझ में आ रहा है, हाँ बोलिए। जी मैम, अगर सब कुछ अंदर से होता है तो बाहर के शैम्पू वगैरह वो क्या काम करते हैं मैम, शैम्पू जो हेयर फॉल के लिए आते हैं? हाँ, जब ये हेयर फॉल होता है आपको, तो देखो सबसे बड़ा, अब ये देखो हेयर फॉल होने का अब रीज़न समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या कि हम बीमार रहते हैं, या कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस होता है, हमारे जो ब्लड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। उसके कारण हमारे जो बाल हैं, जिनको हम बोलते हैं कैटाजन जो होते हैं, एनाजन के बाद कैटाजन में जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी कैटाजन में जाएंगे, फिर टेलोजन में जाएंगे, फिर एक्सोजन में चले जाएंगे। उनकी जो उम्र इतनी है, लेकिन वो कुपोषित हो जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ब्लड जहाँ तक पहुँचना चाहिए अच्छे से वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो उसकी वजह से जो है हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हमारे बाल, बहुत बार आपने देखा है बहुत सारे केसेस में बाल झड़ जाते हैं या झड़ने लगते हैं, या कभी कभी कोई चीज़ हमें जो है वो नुकसान कर देती है तो भी बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपने देखा है हमारे पास कभी कभी ये केमिकल स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमारे फॉलिकल्स में, हमारा जो फॉलिकल्स है वो थोड़ा सा डैमेज होने लगता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लड सही से नहीं पहुंचता, प्लस वो थोड़ी डैमेज हो जाती है। तो आपने देखा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। जो चीज़ें उनको ऐसा नहीं कि एकदम से डैमेज हुई, थोड़ी बहुत डैमेज होने से वो जो बाल आपके झड़ने हैं 2 साल बाद, वो पहले ही झड़ जाते हैं।
तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में झड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आते हैं। फॉलिकल्स जल्दी से डैमेज नहीं होता क्योंकि वो डर्मिस में होता है। अगर हमने कभी भी कोई छिड़कानी की है तो एपिडर्मिस में की है, ठीक है, डर्मिस में नहीं की है, तो वो सही हो जाता है। अब ये जो शैम्पू वगैरह यूज करती हैं, इसमें हमारे जो बाल हैं उनको चाहिए अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो जिस चीज़ों में अमीनो एसिड्स होता है वो हमारे बालों के लिए वो अच्छा होता है, बालों के लिए होता है, स्किन के लिए होता है। तो जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो, अब ये तो हम थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसको जब हम बालों का पीएच लेवल बताएंगे तब उसमें बताएंगे। अभी हम ये शैम्पू वगैरह में नहीं जाते हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं, अभी शैम्पू यूज़ करने से क्या होता है, कंडीशनर यूज़ करने से, ये हम अपने आगे वाले उसमें समझेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि हमारे बालों की संरचना कैसे हुई है, किन किन चीज़ों से हुई है, और एक नेचुरल उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसा हमने बताया कि आप परेशान हो जाते हो कि मेरे बाल बढ़ क्यों नहीं रहे, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके बालों की जो उम्र है वो इतनी है। अब बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा है 30-40 बार झड़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 बाल झड़ते हैं, तो 100 बाल झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है, और झड़ रहा है तो न्यू ग्रोथ आएगी। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हम ऑयलिंग क्यों करते हैं, ऑयलिंग से क्या फ़ायदे होते हैं। तो ऑयलिंग इसलिए करते हैं कि जब आपने देखा है कि जब हम मसाज देते हैं कहीं की भी, तो हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑयलिंग की जाती है। जब हम मसाज देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे बालों तक ब्लड पहुंचता है, जो कि बालों की नीड होती है कि ब्लड जितना अच्छा पहुंचेगा, जितनी अच्छी क्वांटिटी में और जितना स्वस्थ पहुंचेगा। जैसे हमारी डाइट में हर कुछ है, अगर वो पहुंच रहा अच्छी तरीके से, अगर हमने जूस, पानी, ड्राई फ्रूट सब कुछ अच्छे से ले रहे हैं, हमको ब्लड मिल रहा है, प्लस ब्लड हमारे जो है स्कैल्प के पास पहुँचता है, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स हमारे बालों के पास पहुँच के बहुत अच्छे से ब्लड को पहुँचा रही हैं, उसका सप्लाई अच्छे से कर रही हैं, तो हमारे बाल अच्छे हेल्दी निकलते हैं, मॉइस्चराइज निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, हेल्दी निकलेंगे, ठीक है। तो जब हमने मसाज दी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारे बाल हेल्दी होते हैं। हम इसलिए मसाज करते हैं, चाहे सर में करें या बॉडी के किसी भी पार्ट में करते हैं, तो हमें इसलिए आराम मिलता है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो थकी होती हैं, लेकिन जब हम जैसे ही ब्लड मसाज करते हैं वैसे ही उनको बहुत रिलैक्स फील होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहाव अच्छा हो जाता है, तो वो चीज़ें अच्छी अपने आप हो जाती हैं और थकान भी दूर होती है, माइंड भी फ्रेश होता है, सारी चीज़ें, तो ब्लड अपने आप अच्छे से फ्लो करने लगता है। इसीलिए हमें हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी आपको हो सके, जितनी मसाज आप देती हैं उतना ही आपके लिए, सर के लिए अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी तेल 4 दिन लगा के रखो, तेल लगाने से कुछ नहीं है, ये सोखने से कोई मतलब नहीं है। आपके जो सर हैं वहाँ पे मसाज देने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, उससे आपको फ़ायदे मिलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कि बालों में कितनी लेयर्स हैं। अभी यहाँ तक जो बताया वो समझ में आया सबको। शैम्पू कंडीशनर तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके मैम। अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। नमिता जी, आपको समझ में आया? मैम थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार फिर से समझेंगे, देखेंगे। पहली चीज़ तो अभी कुछ इमेज भेजेंगे ना, उसके थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि बालों में कितनी लेयर्स होती हैं। अब तक हमने देखा वो कैसे बना और कैसे ग्रो किया, कैसे वो बाहर आया, कितने सालों तक उसकी उम्र होती है, किस तरीके से। हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिना रिकॉर्डिंग का काम नहीं चलेगा किसी का। हाँ ठीक है ठीक ये है। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आप जब देखोगे तब अपने आप ये समझ में सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। इसको कम करो, बढ़ाओ, 16 पे है, 20 पे करो। तो अब हम ये देखते हैं कि अब तो हमने अंदर की चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब हेयर शाफ्ट जो जिसके ऊपर हम कट करते हैं, अभी कट क्यों, आपने ये समझ लिया ना कि यहाँ पे लाइव ब्लड जो होती है, नब्स होती है, वो नहीं होती हैं, अंदर होती हैं, इसलिए अंदर पेन होता है जब आप खींचते हो, पर बाहर ऐसा कुछ नहीं होता। इस वजह से जो है इसमें लाइव कोई नब्स या ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे पेन नहीं होता है, ये रीज़न है। जैसे कि हमारे नेल में है, जब तक नेल अंदर अटैच रहता है तब तक वो लाइव होता है, वो ब्लड वेसल्स उसके साथ अटैच होती हैं। जैसे वो बाहर आता है तो उसमें कुछ नहीं होता, तो काटने पर पेन नहीं होता। ठीक उसी तरीके से बाल भी है।
तो अभी क्या है कि इन बालों की 3 लेयर होती है, 3 परत होती है। जैसे हमारी स्किन की 3 होती है, वैसे हमारे हेयर्स की होती है। क्यूटिकल होती है, कोर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। अब ये मेडुला जो होता है, जो तीसरे नंबर का है, ये उन्हीं बालों में होता है जिनके बाल मोटे होते हैं। इनका होना ना होना इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हैं तो यानी कि वो मोटे बाल होंगे, उसमें होगा। मोटे बाल नहीं है, नॉर्मल पतले बाल हैं, तो उसमें नहीं होता है, ठीक है, 3 लेयर्स में। तो अब जो हमारा 90% जो चीज़ें होती हैं, 80 से 90%, वो हमारे कोर्टेक्स में होती हैं। जैसे कैराटीन हो गया, कलर हो गए, बालों का जितना भी वेट होता है वो हमारा जो होता है वो कोर्टेक्स में होता है। कोर्टेक्स मतलब बीच वाली लेयर्स, ठीक है। मैं इसे इमेज के थ्रू आपको जो है भेजूंगी ग्रुप में। देखो आज मैं जितनी चीज़ें हैं पढ़ा रही हूँ, उसको सबकी इमेज आपको एक एक चीज़ों की प्रॉपर भेज दूंगी ग्रुप में, आप उसको देखना। कल मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, अभी कंप्लीट नहीं था इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो कल मैं स्क्रीन शेयर करने के साथ ही बताऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो 3 लेयर्स हैं जिसमें से, हाँ बोलिए मैम। अभी हमको समझ में नहीं आया क्योंकि वीडियो लगा के हम लेट गए तो सो गए थे। तो आप वीडियो देख लेना, क्योंकि हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, थोड़ा सा सिलेबस, हाँ ठीक है जी ठीक है, हम देख लेंगे। तो 3 लेयर्स में अब ये जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल को हम समझते हैं, वो ये जो होती है एक तरीके से जो अंदर कोर्टेक्स में जितनी सामग्री है, जितनी चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। वो किस तरीके से होती है, वो जैसे मछली की बॉडी होती है, फिश की बॉडी लेयर टू लेयर चढ़ी नहीं रहती एक के ऊपर एक, उस तरीके से होती है हमारे जो क्यूटिकल होती है, वो हमारे कोर्टेक्स के ऊपर होती हैं। उसको वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो वो पता नहीं चलती है, और वो जितनी ज़्यादा बंद होती है उतना ज़्यादा हमारे बाल हेल्दी होते हैं। वो जितनी ज़्यादा खुली होती है उतना ही अनहेल्दी होते हैं हमारे बाल, रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको जो है जितना हो सकता है वो बंद कब होंगी, जब हम अपने बालों को मॉइस्चराइज रखेंगे। कैसे रखेंगे, चाहे वो कंडीशनर हो गया, मास्क हो गया, सीरम हो गए, ये जितनी चीज़ें हैं ये हमारी क्यूटिकल को बंद करती हैं, ठीक है। अगर बंद है तो बाल हमारे हेल्दी हैं, खुली हैं तो बाल हमारे रफ हैं, फ्रिजी। तो इसलिए जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारी क्यूटिकल ओपन हो जाती है, और जितना ज़्यादा ख़राब शैम्पू यूज करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो ओपन होते चली जाती है, और वो ओपन जितनी ज़्यादा होगी बाल उतने ही ज़्यादा रफ होंगे, क्योंकि क्यूटिकल आपकी ओपन है। अगर और उतने भी शाइनी भी नहीं होते। अब देखते हैं कि हम शाइनी, हमारे जो बाल हैं वो शाइन क्यों करते हैं। जिनके क्यूटिकल बंद होती है उनके ऊपर लाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन क्यूटिकल बहुत ज़्यादा खुली हैं तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, और फिर वो उसमें शाइन भी नहीं रहती है। बंद है तो एक फ्लैट जगह मिलती है तो वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ पे लड़ेगी, बाहर जाएगी। लेकिन जब वो रफ़ होंगे, क्यूटिकल खुली होती है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें शाइन नहीं होती, बेजान से होते हैं। जितने भी आपने कर्ली बाल देखे हैं, फ्रिजी वाले जो रूखे सूखे होते हैं जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो उसमें शाइन नहीं होती। जिसमें शाइन होती है, मॉइस्चर होता है, आपने देखा जब सीरम लगाती हैं तो शाइन आ जाती है, क्योंकि क्यूटिकल तुरंत ही आपको काफ़ी हद तक वो सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, तो क्यूटिकल अपने आप चिपक जाती है, ठीक है। और आपने देखा जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो भी क्यूटिकल आपकी क्या हो जाती हैं, वो चिपक जाती हैं, आपकी बंद हो जाती हैं। जैसे ही बंद होती हैं वैसे आपके बाल शाइनी सिल्की हो जाते हैं। आपने देखा है जब कभी आप मास्क वगैरह लगाती हैं, हेयर मास्क लगाती हैं या कंडीशनर लगाती हैं, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा से सिल्की से बहुत शाइनी शो हो जाते हैं। वो इसलिए कि उनको मॉइस्चर मिल गया, जो क्यूटिकल ओपन थी वो पैक हो गई, लॉक हो गई हमारे कोर्टेक्स के साथ, तो फिर वो तुरंत ही शाइन करने लगता है। तो जितनी भी हार्ड वाली चीज़ें होती हैं, रफ़ वाली, वो हमारे क्यूटिकल को ओपन करती हैं, और वो हमारे क्यूटिकल को ओपन करती हैं तो हमारे बालों से मॉइस्चर नहीं रहता है, रह ही नहीं जाता, सारे मॉइस्चर हट जाते हैं, उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जब वो लॉक रहती है तो हमारे बालों के जो अंदर के मॉइस्चर है उसको बनाए रखती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये 3 लेयर्स आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोर्टेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है। पहला तो हमारा पिगमेंट्स होता है, मेलेनिन उसी में होता है, कलर होता है, तभी हमारे बाल काले दिखते हैं। अभी 1 मिनट में क्लास
फिर से ऑन करेंगे, बैक हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है, कर रही है वो। तो ये हो गया। अब हम समझते हैं, अभी आगे बताऊं या इसी पे स्टॉप करके कुछ पूछूं जो चीज़ें ना समझ में आई हो। कि अब हम चलते हैं हमारे बाल के बॉन्ड के ऊपर। बालों में कितने बॉन्ड्स होते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी। तो हमारे बालों में 3 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, 2 टेम्परेरी होते हैं और 1 परमानेंट होता है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक सॉल्ट बॉन्ड होता है और एक जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। 3 तरीके के होते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पानी से या गर्म से या हीट से या ठंडा या गर्म किसी भी चीज़ से वो टूट जाता है और फिर वो उसी से जुड़ जाता है। आपने देखा है जब हमें बाल कट करने होते हैं और जब हम बालों को गीला करते हैं तो बाल को जो शेप चाहते हैं सीधा करके तो वो सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल उसमें आता है, वैसे ही वो फिर से अपने शेप में आ जाता है। वो टेम्परेरी होता है। जैसे आपने देखा टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग जब करते हैं तो हीट लगती है, तो हीट से वो सीधा हो जाता है, क्यूटिकल बंद हो जाएंगी, हीट से वो सीधा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको मॉइस्चर मिल गया, बाहर से नमी आ गई, उसमें ठंडापन आ गया, वैसे ही फिर से वो क्या हो गया, फिर से उसके बॉन्ड ख़त्म, फिर वो अपने शेप में आ गया। तो ये टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं। अभी सॉल्ट बॉन्ड क्या होता है, जब हम किसी जैसे हमारा पीएच लेवल बिगड़ता है, जैसे हमने स्किन का बताया था, हमारे बाल बहुत ज़्यादा, अगर आपने शैम्पू ऐसा यूज कर लिया या ब्लॉन्डर यूज कर लिया हेयर कलर के लिए या कलर कर लिया, तो उसका पीएच लेवल हमारा बिगड़ जाता है, उसकी वजह से तो वो सॉल्ट बॉन्ड होता है। उसके बाद हमारा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो होता है ये हमारा परमानेंट बॉन्ड होता है, जो हम जो है रिलैक्सर क्रीम, जो कि हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, उससे हम उसको तोड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो इन छोटी चीज़ों से वो नहीं टूटता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं, 1 परमानेंट बॉन्ड्स होता है। इसको ये क्या करते हैं, ये हमारे जो बालों के अंदर एक चैन होती है। ठीक है, तो उस चैन को क्या करता है, जो टेम्परेरी होते हैं वो पानी के साथ, ठंडा के साथ, गर्म ठंडा के साथ होते हैं, उस चैन को क्या, वो चैन बहुत कमज़ोर होती है, वो हल्की फुल्की टूट गई। लेकिन जो परमानेंट चैन होती है उसके लिए एक हार्ड केमिकल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है। ठीक है, तो हम जब स्ट्रेटनिंग सीखेंगे तो हम इस टॉपिक पर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको 3 बॉन्ड्स समझने हैं। एक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, जो कि पानी से, गर्म से, ठंडा से, हीट से, जो कि आपकी शेप चेंज करता है। ठीक है, वो जैसे ही आपने गर्म लगाया वो शेप ले लेगा, जैसे आपने पानी डाला वो शेप ले लेगा, जैसे ही वो नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से हटा, तो वैसे फिर अपने शेप में आ जाता है। वो टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं। और ये आपके जो स्ट्रेटनिंग के बाद होते हैं ये परमानेंट होते हैं। तो ये बालों में एक चैन होती है, वो एक दूसरे से आपस से जुड़ी होती हैं, और वो जैसे टेम्परेरी है तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगी, और परमानेंट जो होती है उसको हमें हार्ड केमिकल के थ्रू तोड़ना होता है। और जब हम उसको तोड़ते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी जंजीर है उसको तोड़ दिया, और या कि कोई लोहा है, लोहे को हमने क्या किया, गरम से खूब गरम करके उसको गरम कर दिया, और फिर उसको जो भी शेप में देना है उसको दे दिए, लेकिन जब वो ठंडा हो गया तो प्रॉपर उस शेप में आ जाता। उसी तरीके से ये परमानेंट जो बॉन्ड्स होता है, इसको जब हमारी रिलैक्सर क्रीम होती है, जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, इसके थ्रू उस बॉन्ड को, उस चेन को तोड़ते हैं, और जो भी शेप देना है उस शेप को देते हैं। और जो हमारा जो है न्यूट्रलाइज़र है, जब उसको लगा देते हैं तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को फिर से जोड़ देता है। तो अब जोड़ा कैसे, क्यों, अब जो जिस शेप में है उसी शेप में उसने जोड़ दिया है, इसीलिए वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस है ये कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है उसका जो पीएच लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, 12%, 5% इस तरीके से होता है, 8%। तो ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हमारे बाल को ड्राई बना देता है, जबकि हमारा जो पीएच लेवल न्यूट्राइज़र का होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे बालों को वो सॉफ्ट भी लेके आता है। तो इसलिए न्यूट्रलाइज़र भी ज़रूरी है, स्ट्रेटनिंग क्रीम भी ज़रूरी है, लेकिन इसको हम जब परमानेंट स्ट्रेटनिंग करेंगे उस समय इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। और इस वीडियो से बहुत परेशान नहीं होना कि मैम ने इतना सारा कुछ बताया कैसे करेंगे। मैं आज इसको थोड़ा सा ओरल बताई हूँ,
कल मैं अगर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भेजूंगी इमेज वगैरह, अगर उससे नहीं समझ में आता है तो हम बोर्ड पर प्रॉपर लिख कर बना के, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं की। मैं इमेज जो भेजूंगी गूगल की, वो इमेज आपको अच्छे से दिखेगी। शायद मैं इतना वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगी तो भी नहीं क्लियर होगा, क्योंकि मैं ब्लड वगैरह तो नहीं बना सकती ना। तो मैं इमेज जो गूगल से शेयर करूंगी वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझाएगी, और जो भी इमेज मैं शेयर करूंगी उसके साथ कुछ थ्योरी भी मैं भेजूंगी। तो अगर आप लोग को बनाना लिखना होगा तो आप लोग लिख लेना, क्योंकि अभी ज़्यादा मेरे पास समय नहीं कि मैं उसकी थ्योरी आप लोगों को दे पाऊँ। तो जो लोगों को चाहिए वो लोग साथ ही साथ बनाते हुए चलेंगी। मैं कुछ इमेज फ़ोटोज़ वगैरह भेजूंगी उसको भी, तो आप लोग PDF बना लेना, ठीक है। जो लोग PDF नहीं बना पाती वो लोग गूगल पे सर्च कर लेंगी। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे PDF बनाती जाएंगी, और बाद में वो अपना PDF निकलवा लेंगी, ठीक है। तो अभी बोलो आप कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। मैम ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग कितने दिन चलती है? देखो, परमानेंट स्ट्रेटनिंग जो होती है ये लगभग 1.5 से 2 साल तक, वैसे तो एक बार अगर हो जाती है तो वो फिर बाद में मुड़ती नहीं है, ठीक है। उसको काट के निकालो तभी जाती है। लेकिन ये हमारे जो भी बाल अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, लेकिन जैसा मैंने बताया मेरे बाल साल भर में 6 इंच बढ़ेंगे, तो वो जो 6 इंच बढ़ेंगे वो हमारी स्ट्रेटनिंग नहीं हुए होंगे, जो नीचे उतर आएंगे वही हमारी स्ट्रेटनिंग है। मैम इसमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना पड़ता है? ये हम स्ट्रेटनिंग देखेंगे तो उस समय बताएंगे क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ओके मैम। हाँ बोलिए। हो गया मैम, ये बॉन्ड क्या होता है? कुछ समझ नहीं पा रहे थे उससे। ठीक है। देखो, एक जैसे हमारी जो बॉडी है ना वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ कर बनी है ना, जैसे फैट 30, जैसे हमारी बॉडी, जैसे कोई भी चीज़, आप मान लो कोई लाइट आपको जलानी है, ठीक है, कोई लाइट आपको जलानी है तो आपको जलानी यहाँ से लेकर वहाँ तक की है। उसी तरीके से हमारे बाल हैं वो आपस में एक चैन बना के रखे हुए हैं। उसी की वजह से हमारे बालों में स्ट्रक्चर है, बनावट है, एक शेप में है वो। कभी वो कर्ली के शेप में किसी में रहते हैं तो किसी में स्ट्रेट के शेप में रहते हैं। जिसका माइक ऑन है प्लीज़ बंद कर लीजिए। तो वो क्या होते हैं कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसी को बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे के साथ चैन क्रिएट किए रहते हैं। वो भी मैं भेजूंगी कि किस तरीके से वो दिखते हैं। अभी ये बाल इतना पतला होता है, और मैं एक बाल की बात कर रही हूँ, इसी तरह के सारे बाल वर्क करते हैं। मैं अभी तक जितने भी बताई, फॉलिकल्स बताई, सब कुछ बताई, ये मैंने एक बालों का बताया है। इसी तरीके से सर में जितने बाल हैं सभी वर्क करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने इतना बताया, ये सारे बालों का, सब बालों का, एक बाल का नहीं है। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें। तो ये चैन जो होती है इसी को बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्ड तीन तरीके से चलते हैं। जैसे एक सॉल्ट बॉन्ड होता है जो हमारे pH लेवल डिस्टर्ब होने से वो डैमेज होता है। दूसरा जो होता है हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हाइड्रोजन भी हमने पानी से, जब हमें किसी का बाल वो करना होता है, कटिंग करनी होती, तो हम गीला कर देते, तो आप देखती हैं झाड़ती तो पूरा सीधा दिखता है। तो वो क्या है, टेम्परेरी है। जैसे ही बाल पानी सूख जाएगा वैसे फिर वो कर्ली हो जाते हैं, तो वो टेम्परेरी है। लेकिन जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, जब हम रिलैक्सर क्रीम, जब स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है। वो हार्ड केमिकल जो हमारे हार्ड बॉन्ड्स है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए हार्ड केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या है, उसको रिलैक्सर स्ट्रेटनिंग क्रीम, रिलैक्सर बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल अच्छी मात्रा में होता है। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए वो क्रीम लगाते हैं ताकि वो टूट सके, वो अलग हो सके। जो बॉन्ड्स चैन एक दूसरे में आपस में जुड़े हैं उनको हम नरम कर सकें, ठीक है, नरम कर दें ताकि उनमें शेप ला सके। तो जब वो नरम होते हैं तब नरम होते हैं जब हम अपनी ये स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं। इसको हम देखेंगे जब हम स्ट्रेटनिंग करेंगे तब, ठीक है, कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं। अभी मैं उसमें फिर से मैं बताऊंगी अलग अलग चीज़ें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको कट कर देते हैं और फिर वहीं पे हम जो भी शेप देना है वो शेप दे के फिर हम उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज़र से फिर से उसी चैन को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होती है, अब तक हमने उसको स्ट्रेट कर दिया है, अब फिर उसी पे वो फिक्स हो जाती है, तो इसको हम परमानेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं बॉन्ड्स। मैम, रिबॉन्डिंग की प्रैक्टिस
रहा है? हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम प्रैक्टिस करनी है, अगर जैसे अभी आप सिखाएंगे तो हमें क्या लेना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करें? किसी के ऊपर तो कर नहीं सकते रिबॉन्डिंग की प्रैक्टिस। तो ये आप कटे हुए बाल के ऊपर करो ना, जैसे कि काट करके रख लो और फिर उसके ऊपर करो। तो मैम जो भी आप सिखाती रहेंगी तो उसके लिए आप प्रोडक्ट पहले बता देंगी कि क्या लेना है रिबॉन्डिंग की प्रैक्टिस? हाँ, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी, मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें, पर मैं लाइव भी इसको सिखाऊंगी। मुझे फ़िलहाल तो मुझे ही करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे फिर से करना है, क्योंकि हाफ में मेरा हुआ है, हाफ फिर बाल आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपने ऊपर करूँ ताकि इसको पूरा शूट कर सकूँ और पूरा सिखा सकूँ। और आप साथ में करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी बाल कट करके रखे हो तो मैम हमको कितनी बार जो कटे हुए बाल हम लेंगे करेंगे तो कितनी बार हमको प्रैक्टिस करनी होगी उसकी कि हमें आ जाएगा सब किसी के ऊपर एक करना? बार, सिर्फ एक बार से ज़्यादा नहीं। एक बार में अगर कर लेते हैं तो फिर हम क्लाइंट ले सकते हैं करने के लिए? कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार डर दूर करना है और कुछ नहीं, सिर्फ डर होता है अंदर कि खराब ना कर। काफी लोग बोलते हैं खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है रिबॉन्डिंग से, तो वो सब चीजें कैसे समझ आएंगी हमको? सब झूठ एक्सपीरियंस बोलते हैं, कैसे मिलेगा? अभी सब झूठ बोलते हैं। मेरे यहाँ की जितनी स्टूडेंट हैं सब कर लेती है, बस ये है कि सब डरती हैं कि कहीं ख़राब ना हो जाए। करती वही लोग हैं, हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताते हैं, पर वो उनके अंदर डर होता है कि नहीं इस बार तो हमारे पास ये बिल्कुल न्यू आई हैं, अभी स्टूडेंट नीतू है, बिल्कुल नई आई हैं, और ये एकदम दूसरी बार में ही पूरा एकदम अच्छे से की थी ये लोग, हमने पूरा छोड़ दिया था। तो मुझे पता है कि वो 1 से 2 बार में बहुत प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, सिर्फ बॉन्ड को चेक करने में होती है कि अभी ये टूटा है सही से कि नहीं, यहीं पे होती है, और बाल कहीं पर भी नहीं होती है। तो उस जगह पे आपको मैं बताऊंगी कि जब आपको ये देखना है कि बाल किस टाइप के हैं। अगर आपने अच्छे से पहचान लिया कि बालों का टाइप क्या है, मान लो कि पतला है और आप उसको भूल गए, या कि आपने रख दिया उसको पे ऊपर 20 मिनट रखना था, आपने 40 रख दिया, तब यहाँ पे गलती आपकी होगी। लेकिन अगर आप क्रीम लगाने के 5-10 मिनट के बाद उसको चेक कर रहे हो प्रॉपर कि ये खींचने के बाद कैसा शेप ले रहा है, अगर वो अच्छे से शेप ले रहा है तब उसको ले जाके हम शैम्पू चेयर पर 5 मिनट रखेंगे। उस 5 मिनट के दौरान जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा प्रोसेस में जाने वाला है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाएगा और वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे पहले लगाया है उसको वॉश करा देते हैं, बाकी जगह पर रखते हैं। और एक चीज़ और निशानी होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है, अगर बॉन्ड टूट चुके हैं तो बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी, आपको अलग फील होगा, जो कि नॉर्मल किसी बालों में नहीं होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान दोगे तो आप 1 से 2 बार में ही बहुत ट्रेंड हो जाओगे, आपको बार बार ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अगर फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गया, तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने मास्क लगा दिया, तो अभी पीएच लेवल समझ लेते हैं कि मास्क का जो पीएच लेवल होता है वो अच्छा होता है, तो उसको लगा देंगे तो जो थोड़ा बहुत डैमेज रहता है वो तुरंत रिकवरी हो जाती है। जैसे अगर मान लो हमने रिलैक्सर क्रीम को लगाया है और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस कर दी हुई है, तो उसके ऊपर हम मास्क लगा देंगे, जब हेयर वॉश करेंगे, नॉर्मल उसको निकाल रहे हैं उसी के साथ मास्क लगाएंगे तो बहुत सही हो जाता है। हमने देखा है कि मेरे यहाँ ही कुछ बाल ऐसे होते हैं जो कि वो जो छोटे बेबी हेयर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाते हैं, तो उसमें मास्क लगाते हैं। उसी के साथ साथ अब यहाँ से भी अगर वो सही नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर जैसे ही स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करने का लास्ट स्टेज पर जब हम पहुँचते हैं, जब क्लाइंट को ये बोलना होता है अब जाओ, उससे पहले हम उसके ऊपर केराटिन कर देते हैं। इन केस हमने कोई गलती भी कर दी है तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सही करने का, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमने किसी का एक्स्ट्रा प्रोसेस कर दिया, उसके बाल थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो गए, तो हम तुरंत ही उसके ऊपर केराटिन कर देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। हम बोलेंगे कि ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं, और वो वहीं करेंगे जहाँ हमें ऐसा लगेगा कि इस जगह पर एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गया। ज़्यादातर एक्स्ट्रा प्रोसेस वहीं पर होता है जो नए हेयर्स निकले होते हैं, जैसे यहाँ के आगे के और पीछे के साइड के होते, तो वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बाकी और जगह पर नहीं होती। तो उसको भी हमें, जैसे हम केराटिन दे दिए, बोटॉक्स दे दिए, तो बाल फिर से रिपेयर हो जाते हैं। तो आप 1 से 2 बार। तो मैम ये केराटिन न्यूट्रलाइजर के बाद करेंगे, जब न्यूट्रलाइजर और पूरा रिबॉन्डिंग का प्रोसेस हो जाएगा तब उनको
एकदम लास्ट में करेंगे, जब हम एकदम जैसे क्लाइंट को बोलने वाले कि अब आप जाओ, अगर आपको लगता है जैसे लास्ट बार आपने वॉश किया, न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद, मास्क लगाने के बाद, फिर उसको वॉश कर दिया, सीरम लगा दिया, अब आप देख रहे हो कि कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बाल बहुत रूखे हो गए हैं या कि अभी भी प्रॉपर शेप में नहीं आए हैं, अभी ये कुछ मतलब ड्राई हो गए एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर आप केराटिन कर दोगे। अगर वो नहीं भी हुआ है तो भी 3 से 4 महीने आराम से वो चल जाता है, ठीक है, 3 से 4 महीने वो ठीक हो जाएगा। तो अगर कम प्रोसेस हुआ है तो भी केराटिन काम कर जाएगा, हाँ, और ज्यादा हाँ, प्रोसेस हुआ है तो भी केराटिन में तो कर देगा। दोनों ही सिचुएशन में और वो मैम काम जो करेगा। बालों पे कलर रहता है, या लोग कलर करते हैं, या फिर आधा रिबॉन्डिंग हुआ है आधा नहीं हुआ है, इन सब का तो प्रोसेस डिफरेंट होता है ना, तो ये चीजें कैसे प्रैक्टिस होंगी हमारी? देखो, इन चीज़ों का जब आप एक कर लेते हो तो आपका डर दूर हो जाता है, ठीक है। तो जब दूसरा करना है, दूसरे का आपने एक चीज़ का प्रोसेस समझ लिया, दूसरे का भी प्रोसेस जैसे होता है वो हम बताएंगे कि हाफ में कैसे करना है, हाफ में उसके बाद कैसे करना है, वो भी चीज़ें आप समझोगे तो हो जाएगा। एक बालों को आप हैंडल कर लोगे तो बाकी जितने बाल होते हैं उनको भी हैंडल कर लोगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर ये चीज़ का कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ मैं ये चीज़ को कर लेती हूँ, मैं इस चीज़ को समझ लेती हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। जब आप ज़्यादा आप जितना भी केमिकल्स सिखाओगे, रिबॉन्डिंग, केराटिन, ये सब के लिए हम कस्टमर के हेयर रखिए अपने पास और सारी चीजें एक एक बार करके देखिए, हाँ तो उससे हमारा डर दूर हो जाएगा, फिर हम क्लाइंट पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम केराटिन भी एक क्रीम है, इसमें भी नंबर वाइज होते हैं क्या? हाँ, केराटिन में भी जैसा कि शैम्पू आता है हर चीज़ के, जैसे स्ट्रेटनिंग के लिए आता है आप प्यूरिफाइंग शैम्पू करेंगे, उसी तरीके से केराटिन के लिए प्यूरिफाइंग। अभी प्यूरिफाइंग क्यों करते हैं? जब हम कोई भी वर्क अपना करते हैं, चाहे हम स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं या हम कलर कर रहे हैं या कि हम केराटिन कर रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में कोटेक्स पर काम करते हैं। बैठो, आ रही हूँ, क्या हुआ? हमारा जितना भी वर्क होता है वो कोर्टेक्स पे होता है, क्यूटिकल पर नहीं होता है। क्यूटिकल के ऊपर करेंगे तो क्यूटिकल ऊपर ही रहेगी, तो अंदर नहीं जाएगा, तो कोई भी काम हम कर नहीं सकते। तो जैसा मैंने बताया, मेरे जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कलर होता है, जो प्रोटीन होता है, वो सब कुछ कोर्टेक्स में होता है। तो कोर्टेक्स को हमें क्यूटिकल को हमें खोलेंगे तब कोर्टेक्स तक पहुँचेंगे। कोर्टेक्स में जब पहुँचेंगे, जब क्यूटिकल खुल जाएगी अच्छी तरीके से, तो हम कोर्टेक्स में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, हमारा प्यूरिफाइंग जो शैम्पू है बहुत अच्छे से हमारे क्यूटिकल को खोलता है, ओपन करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट वाला जो शैम्पू होता है वो केराटिन में भी आता है, और आप इसमें भी जो है स्ट्रेटनिंग में भी कर सकती हैं। प्यूरिफाइंग शैम्पू अलग से आते हैं। तो अभी क्या है कि केराटिन क्या काम करती है? केराटिन एक तरीके की प्रोटीन होती है, और वो क्या करती है, एक लैमिनेशन करती है। जैसे कि आपने कोई कागज़ आपके पास है, बहुत सिंपल भाषा में समझना है, आपके पास एक कोई कागज़ है, आप चाहते हो कि ये शेफ हो जाए, ये रफ़ ना हो, ख़राब ना हो, ये शेफ रहे, तो उसके ऊपर आप लैमिनेशन पॉलीथीन की क्या पन्नी की करवाते हो, ठीक है, उसको करवा लेते हो। तो वो क्या करती है, इसी तरीके से हमारी केराटिन काम करती है। जो हमारी क्यूटिकल है बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, तो उनके ऊपर एक क्या होता है, लैमिनेशन हो जाती है, किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन एक ऊपर से कवर्ड कर देती है, जो कि नॉर्मली 2 से 3 महीना चलती है। अगर आप बहुत जल्दी वॉश करेंगी तो थोड़ा थोड़ा करके निकल जाएगी, आप थोड़ा कम वॉश करेंगी तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 महीना चलती है, कम से कम वो 1.5 महीना चलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स उसका हाई वर्जन होता है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। केराटिन से अच्छा बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स जो है आपके बालों को 70% स्ट्रेट कर देगा, तो केराटिन आपके बालों को 50% स्ट्रेट करती है। अब स्ट्रेट करने के पीछे रीज़न ये है कि उसके ऊपर जब आपकी जो क्यूटिकल है वो बंद हो जाती है, तो ऑटोमेटिक आपके बाल स्ट्रेट और हेल्दी दिखने लगते हैं। तो जो केराटिन या बोटॉक्स होता है वो भी आपके बालों को क्या करता है, क्यूटिकल के ऊपर एक लेयर चढ़ाता है, केराटिन देता है, तो बाल आपके मोटे भी होते हैं। उससे आपको ऐसा फील होगा कि आपके बाल मोटे हुए हैं, हेल्दी हुए हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई है। लेयर चढ़ने की वजह से जो जितने भी हमारे बाल अंदर से होते हैं वो शेप हो जाते हैं, लेकिन वो जब तक केराटिन है तब तक ही सेफ रहेंगे। 3 महीने 4 महीने के बाद वो फिर से वैसे ही हो जाएंगे। तो अपनी केराटिन या बोटॉक्स को बचाए रखने के लिए आपको उसी तरीके से, जैसा मैंने कहा, पैराबीन सल्फेट फ्री, आपको जैसा आपने केराटिन में आप शैम्पू वो चीज़ें करती हैं, उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है।
अगर आपने दोनों चीज़ें साथ में ली है तो आप जो केराटिन के बाद वाला शैम्पू यूज कर रही हैं आफ्टर, वही आपको करना है। कोई अलग से फिर केराटिन वाला नहीं लेना। जो आपने स्मूथनिंग में किया हुआ था वही शैम्पू आपको यूज करना, वही शैम्पू, वही कंडीशनर, वही मास्क। मैम रिबॉन्डिंग का प्राइस क्या रख सकते हैं हम केराटिन का? केराटिन का जैसे हमने बताया, शुरू कर रहे हैं अगर आपकी शोल्डर तक की लेंथ है, मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आपकी शोल्डर तक की लेंथ है तो आप 3,500-4 हज़ार ले सकती हैं। थोड़ा शोल्डर से नीचे मिड लेंथ तक है, कमर तक है, तो आप 6,000-7 हज़ार ले सकती हैं। और उसके बाद अगर लॉन्ग लेंथ है तो आप 9,000, 10, 11, 12 हज़ार भी ले सकती हैं। और दूसरी चीज़ है डेंसिटी। अगर बालों में बहुत ज़्यादा घना है, बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत चार्ज बढ़ा सकती हैं। और डेंसिटी अगर कम है तो थोड़ा बहुत चार्ज इसमें से घटा सकती हैं। आपको कितना भी किसी की भी स्ट्रेटनिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा आता है, अगर छोटे बालों की बात करूँ तो 700 रुपये आता है। अगर उससे ऊपर की बात करूँ, मीडियम लेंथ की करूँ तो लगभग जो खर्चा आता है वो 1,000 आता है, 1,000 या 1200-1300 रुपये आता है। और उसके बाद जो लॉन्ग लेंथ की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2,000 आता है। तो अगर आप लॉन्ग लेंथ में कर रहे हो, 10,000 ले रहे हो, 2,000 खर्चे आ रहे हैं, प्लस आप लाइट वगैरह का जोड़ लो, क्योंकि स्ट्रेटनिंग वगैरह लगाते हो तो लाइट वगैरह भी खर्चे होती हैं। तो उस कंडीशन में आप 500 रुपये लाइट वगैरह का जोड़ लो तो आपका 6-7 हज़ार रुपये आराम से बच जाता है। और अगर आप शॉर्ट हेयर में कर रहे हो तो 2-2.5 हज़ार रुपये बच जाता है, जो कि 3 घंटे में हो जाता है। तो इस तरीके से आप रख सकती हैं। पहले अपना देख लीजिए कि कितने का आपका प्रोडक्ट लगने वाला है, उसके बाद अपना लाइट का निकाल लीजिए खर्चा, उसके बाद थोड़ा चाय पानी का, क्योंकि 2-3 घंटे रहते हैं तो चाय पानी वगैरह भी कराते हो, वो सब थोड़ा खर्चा स्टाफ का अपना देखते हुए फिर आप प्रॉफिट 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार उसमें जोड़ सकते हैं। बाकी एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा होता है अगर आप शुरू कर रही हैं तो आप ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगी, ठीक है। ज़्यादा चार्ज 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत हाफ में कर सकती हैं कि नहीं अभी अपने पार्लर को खोला, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये चीज़ें, तो आप कम में कर लो। इससे क्या होगा ना, अगर कभी कभार थोड़ा बहुत आपने शुरुआत में कोई गड़बड़ी भी कर दी ना तो क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपने फुली चार्ज किया है, फुल चार्ज लिया है उनसे, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो फिर एकदम अच्छा चाहेंगे कि आप एकदम 100% वर्क उनके ऊपर करके और अच्छा फिनिशिंग के साथ काम करके दो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा बहुत आप 19-20 कर सकती हैं, लेकिन आप एक नॉर्मल जो मिनिमम है वो आप ले सकती हैं 3-3.5 हज़ार, मैक्सिमम आप 12 हज़ार तक ले सकती हैं, 13 हज़ार, ठीक है। ये बड़े बड़े सैलून में 13-14 हज़ार लॉन्ग लेंथ का लेते हैं, जो कमर तक हिप तक के बाल होते हैं। मैम जो प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स होते हैं जो अच्छे सैलून में काम करते हैं, तो जो आप हेयर साइंस अभी पढ़ा रहे हो, हाँ यही पढ़ते होंगे ना वो? हाँ, जो प्रोफेशनल होते हैं सेम यही चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे आपने बॉन्ड पढ़ाया, हेयर का स्ट्रक्चर पढ़ाया, हेयर साइंस पढ़ाई, तो यही सब रहता होगा। अगर हम प्रैक्टिस अपने आप करेंगे बाल में तो हमें भी आ जाएगा फिर ये सब करना। सेम चीज़ें आएंगी। और इससे अच्छा आप देखो, एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप बहुत बार चीज़ों को देखो, बहुत बार करो, लेकिन जब तक खुद नहीं करके देखोगे तब तक आपका डर नहीं दूर होगा, आपकी हिचकिचाहट नहीं जाएगी और आप हमेशा परेशान रहोगे कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो आपको, अगर आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन है जो स्ट्रेटनिंग कराना चाह रहा है और वो पैसा ज़्यादा पे नहीं कर सकता, तो उसको इतना बोलो कि ठीक है आप जितने का सामान है उतना दे दो, ठीक है। आप उनको बोल दो कि मैंने ऑफ़र निकाला है, उनसे ये कर दो कि आपको 1,000 में स्ट्रेटनिंग करेंगे। आप आजमा लो, कोई ऐसा देखो ना जो, अब मैं एक अच्छी रियल चीज़ें बताऊं, जो आज आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो लेकिन फिर भी उसको स्ट्रेटनिंग करानी हो, तो फिर आप उसको बोल सकती हैं कि आप 1,000 दे दो, 1,500, जितने में प्रोडक्ट आता है। अभी मैं बात करूँ शॉस्कॉप का, जो मैं परसों दिखा रही थी, जो लेके आना वहाँ से, वो मुझे सिर्फ 900 रुपये में मिलती है, क्रीम और न्यूट्रलाइज़र। और वो आराम से मीडियम लेंथ जो होती है और हाई डेंसिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाल जो हैं उनमें भी हम उसको 900 की क्रीम में आराम से 900 क्रीम न्यूट्रलाइज़र, प्लस आप 100 रुपये का और जोड़ लो, शैम्पू जोड़ लो, मास्क जोड़ लो, 1,000 रुपये, प्लस 200-300-400 रुपये का स्ट्रेटनिंग का जो लाइट आपकी खर्चा होने वाला उसका जोड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 लगेगा। इतना है। जो आपके यहाँ आसपास लोग रहते हैं जो थोड़े से लो में हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनसे आप बोलो कि आपको स्ट्रेट करा लो, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग आप बोल दो अच्छा बाल हो जाएगा, सुंदर बाल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो लोग आराम से करा लेंगे। और इन केस कभी अगर कोई थोड़ी बहुत गलती होती भी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। स्ट्रेटनिंग क्रीम शॉस्कॉप की रहती होगी।
होता है रिबॉन्डिंग के बाद, शैम्पू, मास्क, सीरम। हाँ। तो अगर हमने किसी के ऊपर किया है और वो उन चीजों को यूज नहीं कर रहा है, तब भी तो उसके बाल डैमेज होंगे, तो वो प्रोडक्ट्स उसको खरीदने होंगे। बाल डैमेज नहीं होते हिमानी, सिर्फ बाल फिर से वो स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी भी स्ट्रेटनिंग के बाद अगर आप कोई और शैम्पू या कुछ यूज कर रही हैं तो उनके बाल वैसे फिर हो जाएंगे जैसे पहले थे, वैसे होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो नहीं करता है तो पहली चीज़ तो 1000 रुपये का आपका पड़ता है। जैसे कि मैट्रिक्स का आता है जो ऑरेंज कलर में होता है, ऑप्टी का, वो 1000 में आपको शैम्पू मिल जाता है, कंडीशनर मिल जाता है, और उसके साथ सीरम भी आप स्ट्रिक्स का ले लीजिए। स्ट्रिक्स का सस्ता पड़ता है, उसका महंगा पड़ता है। हाँ यही वाला 1000 में वो हो जाता है। अगर वो नहीं है तो ट्रेस्मी का आता है, वो आप ले सकते हो। कैराटीन वाले, कोई भी कैराटीन वाले शैम्पू यूज कर सकते हो जो सस्ते हैं, जिसमें पैराबीन सल्फेट नहीं है। 300-250 में भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आफ्टर। मैम मैंने देखा है लोग रिबॉन्डिंग करवाते हैं, उनके बाल बहुत रफ हो जाते हैं 2-3 महीने के बाद, तो फिर वो बोलते हैं कि हमने करवाई थी, हमारे बाल बेकार हो गए। फिर इसका रीज़न क्या होता है? बहुत रफ हो जाते हैं। हाँ, तो रफ़ होने का वही है ना कि जिन्होंने किया है वो, जैसे कि अगर हम स्मूथनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने मास्क वगैरह नहीं लगाए थे लास्ट में, और सबसे मेन ज़रूरी होता है सीरम। अगर वो सीरम नहीं लगा रही हैं तो दिक्कत करता है, और बाल बहुत ज़्यादा। किसका माइक ऑन है यार? प्लीज़ बंद कर लीजिए। देखो क्या है कि अगर हमको ऐसा लगता है, फ़िलहाल होता नहीं अभी तक, जितने लोगों का हमने किया है, कम से कम 30 से 40 लोगों का तो किया होगा, 40 या 50 के आसपास, आज तक किसी का ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि उनके साथ उनके बाल, क्योंकि हमने ना हमेशा स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग की है, रिबॉन्डिंग नहीं किया है। रिबॉन्डिंग करने का मतलब है कि बाल को ख़राब करना। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर आयरन करोगे, दिखते लगभग सभी वैसे हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर आयरन करते जाओगे उसको कमज़ोर बनाते जा रहे हो। तो एक उसकी भी लिमिट होती है। आप मशीन को 8 से 10 बार करो, इतना करो कि वो नेचुरल साइन आ जाए, उसमें एक्स्ट्रा ना करो। और कुछ लोग बिल्कुल भी, जैसे कि वो कंडीशनर नहीं लगाते, सीरम नहीं लगाते, पूरी तरह से छोड़ देते हैं, तो इस कंडीशन में बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उनको बोलो कि आप केयर नहीं करोगे तो आपका ऐसे हो जाएगा बस, और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मैम रेगुलर कंडीशनर और रेगुलर सीरम वो लगा सकते हैं? अगर आप किसी को 1000-1500 में करके दे रहे हैं, हाँ, तो वो अगर खुद से कंडीशनर सीरम लगाएंगे तो रफ नहीं होंगे? रफ़ नहीं होगा। हाँ, स्पेशली सीरम, अगर वो सीरम अच्छे से लगा रही हैं तो रफ़ नहीं होता, क्योंकि जो सीरम होता है वो एक कोड कर देता है बालों को, वो शाइन दे देता है, ऊपर से कोडिंग कर देता है। जो रफनेस होती है अपने आप एक मॉइस्चर मिल जाता है उसको। अगर इनकेस कभी वो कंडीशनर नहीं भी यूज करते हैं, सीरम यूज कर लेती हैं अच्छे से सीरम, तो भी बाल नहीं ख़राब होते। मुझे 1.5 साल हो चुके हैं कराए, अभी मेरे आधे बाल जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कभी लगता है कि हाँ मतलब ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं क्योंकि हमने मशीन वगैरह यूज़ कर लिए, तो मास्क यूज करवा दीजिए। कोई भी मास्क बना के लगा लें, वो घर पे ना बनाए। घर वाले सारे मास्क अच्छे नहीं होते, केमिकल वर्क होने के बाद घर के कोई भी मास्क नहीं लगा सकते। मैम सीरम रोज लगाना बालों में? नहीं, सीरम रोज नहीं लगाना होता, जब वॉश करेंगी तभी लगाएं। भी कराया जाता है। मैम सीरम, मास्क या स्पा क्रीम, ये सब क्यूटिकल्स को क्लोज करते हैं क्या? यस। मैम सीरम रोज लगाना है? नहीं, सीरम सिर पर गंदी चीज़ों पर नहीं लगाना है। जब आप धुलेंगी, जब बाल गीले होंगे तभी लगाना है। सूखे बालों में भी सीरम अच्छे से काम नहीं करता है। मैम जो ये मतलब यूट्यूब में दिखाते हैं जिनके बाल बिल्कुल वो हो जाते हैं, मतलब एक तरह से वो बन जाते हैं, गुच्छे से बन जाते हैं, वो किस वजह से बन जाते हैं मैम? उसे या तो कटिंग करते हैं मैम, या फिर उसे केमिकल लगा कर सीधा कर दिया जाता है। वो गुच्छे से जो बन जाते हैं मैम बालों का, वो किस वजह से बनते हैं मैम? बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उसकी वजह से बनते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। अगर आप मैम रिबॉन्डिंग बाद इसका भी जरूरी होता है? देखो, कोई भी चीज़ अगर आप शैम्पू कंडीशनर कर रहे हो तो स्पा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। स्पा क्या होता है, ये कंडीशनर का, जैसा हमने बताया, कैराटिन और बोटॉक्स, ठीक उसी तरीके से हमारा कंडीशनर और मास्क।
मास्क ज़्यादा पावरफुल होता है कंडीशनर की अपेक्षा। कंडीशनर में कम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिली होती हैं, जबकि मास्क में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिली होती हैं जो आपके बालों को ज़्यादा मॉइस्चराइज करती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप स्पा नहीं ले सकती हैं, अगर आप घर पे शैम्पू, कंडीशनर और सीरम यूज़ कर रही हैं तो आप कभी मत लीजिए हेयर स्पा। कोई टेंशन नहीं, घर में ऑयलिंग करिए, स्कैल्प में ऑयलिंग करिए और जो है ऑर्गन ऑयल लगाइए बालों में। अगर आपको लगता है कि आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं तो ऑर्गन ऑयल लगाइए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जिन लोगों को स्कैल्प में जो भी तेल लगाना है, अभी तेल लगाने का जो एक मैं बता रही हूँ कि कौन से तेल अच्छे होते हैं। कोई भी तेल आप लगाइए वो स्कैल्प में लगाइए। आपको बाल अच्छा करना है, आपके कोई भी तेल आपको बाल को अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, अभी जो है वो आपको ऑर्गन ऑयल, ये मेरे पास गुड वाइब्स के है, ये ऑर्गन ऑयल, ये वाले आपको लेंथ में लगानी है। जैसे सीरम आप लगा रहे हैं। क्या हुआ? रिबॉन्डिंग के बाद ऑयल लगा सकते हैं? देखो, रिबॉन्डिंग के बाद कम से कम 20 से 25 दिन आपको नहीं लगाना है तेल, क्योंकि हमारा 20 से 25 दिन आधा इंच, जैसा मैंने बताया कि हमने रूट से किया था, रूट्स को इतना छोड़कर, तो आधा इंच लगभग 1 महीना लगेगा इतना बढ़ने में। तो जब आपका बाल इतना बढ़ जाए तो आप तेल लगाइए, लेकिन आप यहाँ पे तेल नहीं लगाएंगे, साफ पे, हेयर साफ पर नहीं लगाएंगे, लेंथ पर नहीं लगाएंगे, आपको रूट्स पर एकदम जड़ पे लगाना, जड़ के पास, स्किन में। ठीक है, आपको ज़रूरत है तो, क्योंकि अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आपके बाल फिर पहले जैसा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ज़्यादा आप क्वांटिटी में तेल लेंथ पे लगा रही, क्योंकि लेंथ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेंथ पे काम ही नहीं करेगा आपका ऑयल। तो आपको जो भी कुछ जितने भी ऑयल्स लगाने हैं आप स्कैल्प में लगाइए, और आपको अपने बालों को हेल्दी करना है। जैसे किसी के बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, किसी के बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, तो आप ये ऑर्गन ऑयल को जैसे सीरम लगाती हैं उस तरीके से लगाइए। इस सीरम से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, थोड़ा महंगा पड़ता है ये भी, पर ये आपके बालों को बहुत जल्दी मॉइस्चर देगा और बहुत जल्दी हेल्दी बना देगा। मैम, रूट्स के लिए कोई ऑयल आप सजेस्ट कर सकते हैं? अगर किसी को ग्रोथ नहीं है, क्लाइंट्स पूछते हैं डैमेज है, उनकी ग्रोथ कम है, तो हम क्या, कौन सा ऑयल सजेस्ट करें? कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा होता है न्यू ग्रोथ के लिए, कैस्टर ऑयल। तो मैम वो डायरेक्ट लगाना है या किसी ऑयल में मिक्स करके लगाना है? वो तो एसेंशियल ऑयल होता है। वो ठीक होता है ना, तो उसको कोई भी आप कोकोनट ऑयल में और जो है ऑलिव ऑयल में, किसी भी ऑयल में मिला के उसको लगाना है, थोड़ा पतला कर लेना है बस। लेकिन सर्दियों में कोकोनट ऑयल में नहीं लगा सकते, तो सर्दियों में किस में करके लगाएंगे? आलमंड ऑयल में? हाँ, आलमंड में, ऑलिव ऑयल में, किसी भी में मिला लीजिए, और कोई तेल में, या कि आप सर्दियों में भी लगा सकती हैं। आप गरम करके लगाइए ना, जब आप उसको थोड़ा गरम कर लीजिए फिर लगाइए। क्या? देखो, आप ये जितनी भी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आप लोग कभी सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप जितनी चीज़ें अगर कोई चीज़ आपको टफ लग रही है तो वो चीज़ें आप खुद करो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो ही आप सक्सेस हो, तो ही चीज़ें वो ठीक हैं, वरना नहीं। ये आप लोगों ने देखा होगा, अभी यही क्लास में से जो लोग कर रहे हैं वो लोग अच्छा खासा उनको फ़ायदा मिला है सीखने का, और जो लोग नहीं कर रही हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है सीखने का। मैम, रिबॉन्डिंग में ग्लव्स भी तो पहनते हैं, वो कौन सी ग्लव्स होती हैं? क्या चीज़? मैंने देखा है हेयर ड्रेसर करते हैं। मैम, ग्लव्स पहनते हैं ना हाथ में जब रिबॉन्डिंग करते हैं हाँ या कलर करते हैं, हाँ। तो वो किस चीज की होती है? मुझे वो पता नहीं है, वो लेनी है। ग्लव्स रबर जैसी होती है वो। हाँ, मुझे फोटोज, हैंड वाले ग्लव्स हैं। यस मैम, हैंड वाले, पर वो मैम वो रबर वाली होती है या कौन सी होती है, क्या बोलते हैं उनको, वो नहीं पता। आप तो यूज करते होंगे ना हाँ, रिबॉन्डिंग तो में? वो वन टाइम यूज एंड थ्रो वाली होती हैं, वो आप उसको यूज करेंगी और फेंकेंगी वो ग्लव्स, वो आपको नॉर्मली मिल जाते हैं वन टाइम यूज एंड थ्रो वाले। वो ठीक, उसमें कुछ हम लोग वो अलग करते हैं, जो हम अगर स्किन में कोई पीलिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, जो कि हमारे हाथों में कुछ भी लगे नहीं, तो वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की। ये इस तरीके का
का जो आता है, इसका है कितना ml का है ये, 400 ml के हैं। ये आपको 900 में मिल जाता है दोनों। मुझे 900 में मिलता है, कुछ लोग 1300 में देते हैं। इसकी MRP जो है वो 1500 रुपये है। और ये आराम से एक लोगों को अच्छे से हो जाता है, बचता भी है। मैम दोनों यूज होते हैं? हाँ, जैसा मैंने बताया ना, क्रीम है, क्रीम लगाते हैं तो बॉन्ड टूटता है। मैं आज आज नहीं भेजूंगी, जब स्ट्रेटनिंग वाला बताऊंगी तब भेजूंगी वीडियो, और बाकी लाइव करके दिखाऊंगी। आपकी अमेजोन से ले सकते हैं हम? हाँ, अमेजोन से मिल जाएगी, नहीं तो आप वहाँ से मंगा लीजिए ना। शालोविन ऐप से 200 का है, ग्लव्स लेके आना। ओके मैम। 200 का ही मिलता है, वो कोई अलग से बहुत वो नहीं आता। वो तो जो है उसमें कलर लग गया या कोई भी प्रोडक्ट निकल गया, वो एक बार के बाद अपने आप ही फट जाते हैं, दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते। मैम एक चीज और बता दीजिए, अगर हम हेयर का पैच लेके कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो कितनी लेंथ ले हम? नॉर्मल मीडियम लेंथ की ले लीजिए, कोई उससे मैटर नहीं करता कितनी भी लेंथ हो। ओके मैम। बस मैम प्लास्टिक वाली अब आपको गमले करेंगे तो खराब नहीं होगा? हाँ, अब आपको ये करना है कि जैसे आपको अब बाल जो भी कट करते हो उसको देखना है कि ये पतले बाल हैं, मोटे बाल हैं। अभी हम बताएंगे बाल कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम कल या परसों के वीडियो में देखेंगे। तो उसको आपको देखना है, पतले बाल कैसे हैं, मोटे बाल कैसे हैं, कर्ली बाल कैसे हैं, और उसको खींच के देखना है। वो सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ बाल रखने पड़ेंगे, तभी आप बालों की समझ होगी आपको। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? मैम मैंने कलर करा, वो आपसे जो सवाल पूछा वो कलर नहीं हो पाया मैम। क्या किया था, फिर से प्रोसेस वो गोल्डन कलर क्या किया? मैम मैंने कलर करा, मतलब कलर सब में सही आ गया, आगे की तरफ बहुत ज्यादा मतलब गोल्डन पन पे आ गया मैम। तो उसे मतलब कलर दूसरा करवाना, मतलब आगे से मतलब कहीं कहीं गोल्डन और कहीं कहीं मतलब ब्लैक दिखाई दे मैम। मैंने करा 5 नंबर मैम, और 1 नंबर भी करा मैंने, तो वो कलर मतलब ब्लैक हुए ही नहीं मैम, वही रहा जैसा कलर था वैसे ही रही मैम। कितने आपने किस नंबर से किया था? जब आपको डिपॉजिट करना था तो आपने किस नंबर से किया? 4 नंबर से मैम, फिर 20 वॉल्यूम से करा था बाद में। पहले तो आपने 40 बताया ना मैम। हाँ, तो आपको उसके बाद फिर हमने 20 वॉल्यूम 10 से करना चाहिए था और 2 नंबर करना चाहिए था। आपने प्यूरिफाइंग शैम्पू 2 नंबर प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज किया था? जी मैम, केराटिन का। कैरेटीन वाला कौन सा नंबर आपने कैरेटीन का प्यूरिफाइंग शैम्पू किया था आपने? मैम ये तो पता नहीं। नहीं, तो आप जब क्यूटिकल नहीं खुली होगी तो कलर अंदर नहीं जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा, 1-2 वॉश में वो निकल जाएगा, कलर नहीं आएगा। आपने कैसा किया, आना चाहिए, फिर भी उसके बावजूद भी कलर, कोई भी अगर ब्लॉन्ड हो गया है बाल, उसके ऊपर 1-2 नंबर बहुत फास्ट आते हैं। आप करना, नेक्स्ट टाइम आप उनको बुला के करो और मुझे ज्वाइन कर लेना, लाइव कर लेना वीडियो। जिस दिन करना मुझे एक दिन पहले बता देना कि मैम कल मैं ये चीज़ें करने वाली हूँ, या कि करते वक्त की वीडियो बना लेना। और अगर एक जैसा कलर नहीं आता है सब जगह बाल में, कभी भी ब्लीच करते हैं, तो आपको ये देखना होगा आपने जो क्रीम लगाई है उसको कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम लगाई है, उसकी वजह से भी कलर एक जैसा नहीं आता है। थोड़ा बहुत भी अगर प्रोडक्ट कम ज़्यादा हुआ तो एक जैसा कलर नहीं आता। बाकी परेशान नहीं वाली हैं आप, वो जो बाल कट रहे हैं आपके पालन में उसको रखने हैं, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है मैम? उसी के ऊपर करा था मैम, मैंने आपके पास फोटो भेजी थी तो वो तो रियल थी जो ना, बालों पे करा था, वो तो रियल क्लाइंट थी आपकी। हाँ उसका तो हाँ वो रियल करा था। जब उन्होंने कलर बदलवाना था ना, क्या आगे बहुत गोल्डन हुआ, तब मैंने दूसरे मतलब कटे हुए बालों पर करके देखा मैम, तो सारे ब्लैक हो गए मैम, पर उनके बालों पर करा जब ब्लैक पन नहीं आया मैम। उनके बाल नहीं आ रहे हैं, प्यूरिफाइंग शैम्पू से करो, आ जाएंगे। कुछ ज़्यादा कर दिया आपने ब्लॉन्ड कर सारा पिगमेंट निकाल दिया।
हाँ मैम, बस वैसे तो आगे पीछे सब अच्छे हुए, बस आगे की तरफ थोड़ा अजीब से लग रही बाल। मैंने देखे थे, आपने बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड कलर कर दिया था, 9 नंबर का बाल बना दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उनको बुला लो, अगर उनको करना है तो आप मेरे सामने या तो करके वीडियो भेजो आप। ओके मैम। 10 वॉल्यूम के साथ आप कर लो ना, डिपॉजिट करना है आपको, ठीक है, तो हो जाएगा। जी मैम। ओके मैम। और किसी का कोई सवाल? जिनको लिफ्ट होना है वो मैम, हो जाए, क्योंकि अभी क्लास हम एंड करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बंदा, हाईलाइटिंग करना भी बताएंगे? हाँ सारी, अभी तो हेयर साइंस में है। हेयर साइंस के बाद हम इसके बाद चलेंगे ही, हम स्ट्रेटनिंग बता देंगे, उसके बाद हम कलर पर ही आएंगे। स्ट्रेटनिंग और कैरेटिन के बाद हम कलर पर ही आ जाएंगे, क्योंकि कलर थोड़ा सा अभी हम शुरू में आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे, कलर को कैसे करना है, कैसे ग्रे हेयर्स कवर करने हैं। फिर धीरे धीरे करके, जैसे इसकी कंपनी है, लॉरियल्स है, स्ट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, इसमें सभी में ट्यूब आते हैं, गोदरेज है, तो इनको कैसे यूज करना है, इनके नंबर्स जो होते हैं उनको कैसे यूज करना है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ताकि देख के बार बार समझ लें, नहीं कल का फिर समझ में नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज दूंगी, क्योंकि आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई हूँ, जो अभी मैं अभी कर रही हूँ, एक ही मोबाइल को किया, तो मैं उसको भेजना मेरे लिए आसान रहेगा। मैं अभी तुरंत ही सेंड कर दूंगी, 1-2 घंटे में आपको मिल जाएगा। और बाकी जो मैं इमेज भेजूंगी ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर मैं उसको वाइट बोर्ड पर बनाती तो भी आपको इतना नहीं समझ में आएगा, जितना जो इमेज भेजूंगी उससे समझ में आएगा। तो वो मैं अभी स्क्रीनशॉट निकालूंगी और वो आप लोगों को भेजूंगी, सेंड करूंगी, ठीक है। मैम कैरेक्टर कलर का पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? तभी 15-20 दिन लग जाएगा। मैम हेलो मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम हाँ मंजू बोलिए। मैम जो पढ़ा रही हैं आप, क्या इसका बुक मिलेगा? हाँ इसका नोट्स मिलेगा, कोशिश करिएगा आप लोग मैम आप अपने बता दीजिए। ठीक हाँ है। आप सीखेंगे, लेकिन अगर वो जिससे बुक रहेगी तो उसके साथ साथ जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, मैं सारी चीज़ का नोट्स हिंदी में भेज दूंगी, आप लोग अपना उसको PDF बना लीजिएगा या नोट करके रख लीजिएगा। मैं आज जितनी चीज़ें बताई हूँ वो आज ही भेजूंगी, क्योंकि जब मैं पेंडिंग करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है तो मुझे भी दिक्कत होती है, तो मैं आज ही रात भर में वो भेज दूँगी। तो आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा, जितनी चीज़ें आज पढ़ाई है साइंस में वो सब चीज़ें भेज दूँगी, इमेज के साथ भेजूँगी, उसका नीचे लिखा हुआ, तो आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। जी मैम। ओके मैम। चलो फिर आज का क्लास यही पे एंड करते हैं, ठीक है। मैम जो जैसे ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये 2-2.5 घंटे की होती है लगभग, इसे थोड़ा सा शॉर्ट नहीं कर सकते? क्योंकि ज्यादा लंबी पड़ जाती है, बोर हो जाते हैं। यार तो आप ना नहीं मैम, नहीं नहीं मैम कट नहीं करिएगा, हम लोग फास्ट करके देख लेते हैं। नहीं तो उसको फास्ट करो नहीं ना। कट नहीं करानी है, जैसी जरूरत की चीजें हैं वो ही रखनी चाहिए। नहीं तो मैं एडिट कर दूंगी ना, तो जो लोग क्लास नहीं लिए हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने तो ले लिया है, काफ़ी कुछ आप लोगों ने समझ लिया है, और जो बिल्कुल नए हैं, न्यू है, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, हम कट करके करेंगे तो। ओके मैम कोई बात नहीं। हाँ मैम। और दूसरी चीज़ ये है ना कि मैं थोड़ा इसीलिए तो मैं इसको YouTube पर शेयर करती हूँ, ताकि आप इसकी स्पीड बढ़ा सको और इसकी क्वालिटी भी बढ़ा सको, घटा सको। नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे लेने पड़ेगा, पर यूट्यूब पर मैंने इसीलिए ले लिया ताकि आप इसकी जो है इसको फास्ट करके देख सको, जबकि इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम। जा रही है। और रोशनी है, रोशनी को कुछ पूछना है? हाँ जी मैम। मैं ये पूछ रही थी, डमी पे करेंगे ये कैरेटीन वगैरह, तो डमी खराब होगी या ठीक रहेगी? नहीं तो देखो, कैरेटीन आपको डमी पे करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिंथेटिक हेयर्स होते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा ना। तो ये जैसे स्ट्रेटनिंग मैम
रियल पे किया है। मैं शाम तक आपको वीडियो भेजूंगी ना, बना रखी है मैंने वीडियो में, स्पा भी किया है, रिबॉन्डिंग किया है, तो देखना आप उसमें। हाँ ठीक है। परसों मैंने आपसे ना, तो उसी से किया था मैंने। ग्रुप में भेजना मैम, हम भी देख लेंगे। ग्रुप में भेज दीजिएगा, हम लोग भी देख लेंगे। ओके ठीक है। सब देख लेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। सब कल करेंगे। ठीक है मैम, ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है मैम, ग्रुप में भेज दूंगी। और किसी को कुछ पूछना है? कोई शब्द याद हुआ, कोई वर्ड्स याद हुए? वीडियो देखेंगे तभी कंफर्म बता सकते हैं कि कितना आया। अभी कुछ नहीं, अभी तो 10% भी शायद नहीं आया। अरे चलो कोई बात मैम नहीं, ठीक है, मैं भेजती हूँ ग्रुप में, तो आप लोग पढ़ के वहाँ से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर डिस्कस करते हैं कल की क्लास में, ठीक है? ओके मैम। चलो बाय। ओके मैम, बाय। थैंक यू।